बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या शानदार दिन रहा है मार्केट के लिए। और अगर आप कल के लो से गिनेंगे, कल जब 2:30 बजे निफ्टी 25,810 पर था, वहाँ से अगर आप गिनेंगे तो करीब 350-360 पॉइंट की रैली मार्केट ने फिर दी है आपको। और 250-260 पॉइंट की रैली माफ़ कीजिएगा। और क्लियरली लॉन्ग रहने वालों को फिर एक बार रिवॉर्ड किया। और आज की तेज़ी ब्रॉड बेस्ड है। देखिए आप सभी इंडेक्स, और ख़ास तौर से जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार रैली आई है, वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस देगी। वीरो, गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जी गुड आफ्टरनून। हेडलाइंस से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। नवंबर सीरीज की शानदार शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से जल्द ही ट्रेड डील करने के बयान ने भरा जोश। निफ्टी 125 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 26,000 के ऊपर। रिलायंस, NTPC, पावरग्रिड और HDFC बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी। 1 साल की ऊंचाई पर पहुंचा मिड कैप इंडेक्स। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। MF की फीस घटाने पर सेबी के प्रस्ताव से HDFC AMC, नोवामा कैंप्स और एंजल वन फिसले। वहीं स्पॉटलाइट शेयर UPL में मजबूती। उधर ChatGPT स्टॉक्स ग्रासिम, JSW स्टील और टाटा स्टील में जोरदार खरीदारी। मेटल शेयरों में लगातार 5वें दिन खरीदारी। 2% की तेजी के साथ नए शिखर पर निफ्टी मेटल्स इंडेक्स। करीब 7% उछाल के साथ F&O के टॉप गेनर्स में शामिल सेल। साथ ही ऑयल एंड गैस और फार्मा में भी रफ्तार। अच्छे रहे वरुण बेवरेजेस के नतीजे। दूसरी तिमाही में मुनाफा 20% बढ़ा। हालांकि अल्कोहलिक बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्लसबर्ग बेवरेज के साथ किया करार। शेयर में करीब 9% की तेजी। एक्सपेंस रेशियो घटने के प्रस्ताव से कैपिटल मार्केट शेयर टूटे। इंडेक्स करीब 2.5% फिसला। सभी AMCs और ब्रोकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में 0.25% तक कमी का दिया प्रस्ताव। साथ ही एग्जिट लोड कम करने की भी सिफारिश। दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजों से अदानी ग्रीन में अच्छी खासी मजबूती। शेयर करीब 12% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं दमदार नतीजों से ब्लू डार्ट भी करीब 15% दौड़ा। साथ ही जिंदल स्टील में भी चमक कायम। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां ITC, सिप्ला और NTPC के आएंगे नतीजे। 5 से 6% रह सकता है ITC का सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ। वहीं FMCG मार्जिन पर दबाव संभव। साथ ही डाबर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैनरा बैंक समेत वायदा की 13 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। और बुल्स का दबदबा है इस मार्केट में। सबसे अच्छी बात यह है इस मार्केट में कि अगर आपने बाय किया है पिछले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी वीरू, और एक जो इस चैनल पर व्यू भी रहा है कंसिस्टेंटली कि जो भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए, जहां भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए। और एक बार फिर से गिरावट पर खरीदारी करने वालों को मार्केट ने ड्यूली रिवॉर्ड किया। अब हम अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट 3rd या 4th ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं। और इंट्राडे बेसिस पर भी सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गए हैं ऑल टाइम हाई पर। कल 25,800 पर क्या शानदार मौका दिया, 25,800, 810 पर। और ट्रेड डील पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दी, उसके बाद मार्केट में जोश भरा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी ट्रंप समय से पहले बोल गए, जो उनकी आदत रही है, या फिर इस बार वाकई में वो ट्रेड डील बहुत कगार पर है और उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन डील का असर तो क्लियरली विजिबल है। और ये आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो रिश्ते सुधर रहे थे भारत और अमेरिका के, और एक लग रहा था कि ट्रेड डील के हम काफ़ी करीब हैं। और आज बाजार की तेज़ी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ शेयर्स हैं, आज ब्रॉड बेस्ड रैली। आज मार्केट का टेक्सचर, आज लोगों को वो कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला। आज आई थिंक पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने भी काफ़ी शानदार किया है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। देखिए आप किस तरीके से भागे हैं। तो खैर मोमेंटम तो है ही मार्केट में बहुत शानदार। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मोमेंटम शानदार है। निफ्टी डे हाई, ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अनुज। और आज निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडेक्स को कैसे अप्रोच करें, जैसे कि आप कह रहे थे कि जिसने जो बैठा रहा सीट बेल्ट लगाकर वो मुनाफे में है ना। बिल्कुल। अब इस प्राइस पे अप्रोच क्या है? 26,000 लगभग 50 पे निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक जो कि अब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है अनुज। देखिए बिल्कुल वीरू, देखिए लॉन्ग रहे
और हर गिरावट में ऐड करें, मार्केट को कारण मिलते रहेंगे। और मैंने जो बात आपको याद होगा कल सुबह भी, जब मैं सुबह भी शो में कह रहा था कि आप डिसाइड करिए कि आप पैसा बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ वो उस एक दिन का वेट करना चाहते हैं जिसमें मार्केट गिर जाता है और खुश हो जाते हैं। देखिए, ये मार्केट अपने आप में आपको कुछ कह रही है। इस मार्केट में आपको कुछ नहीं करना, बस लॉन्ग पे बैठे रहना है और डिप्स पे ऐड करना है, बाकी काम मार्केट कर लेगा आपके लिए। ट्रेंड में है मार्केट इस समय। देखिए, कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी आपको ऑल टाइम हाई के करीब। 26,056 पर हम हैं, 26,277 पर ऑल टाइम हाई है, 200 पॉइंट के दूर करीब हम दूर हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन एक बार वो क्रॉस होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा मार्केट में एक फिर बड़ी रफ्तार बढ़ेगी यहाँ पर। और एक चीज़, पोजिशनल इस मार्केट में शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें। बीच बीच में शॉर्ट ट्रेड्स कल जैसे एक आध बार प्ले आउट हुई वो होंगी, और विनर्स को आइडेंटिफाई करें इस मार्केट में और उनके साथ बने रहें, उनको बैक करें। जैसे PSU बैंक्स, मेटल्स की हमने बात की थी, आज देखिए मेटल्स में क्या शानदार मोमेंटम है। निफ्टी पर अगला रेजिस्टेंस अब 26,100 से 26,150 पर है, जहां पर आपका 52 वीक हाई प्लेस्ड है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 26,250 से 26,300 पर है, जहां आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है। तो 52 वीक हाई 26,100 26,150, ऑल टाइम हाई 26,250 से 26,300, पहला सपोर्ट 25,950 से 26,000 और बड़ा सपोर्ट 25,800 से 25,850। आज जो हमने शुरुआत की थी तो हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,750 25,800 का माना था। अब हम उसको ट्रेल करके 25,950 पर ला सकते हैं बड़े आराम से। अब आज का लो है 25,960, बस अब 25,950 आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो गया। अपने आप देखिए 200 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया यहाँ पर सिस्टम में। बैंक निफ्टी में भी उतना मोमेंटम नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो वो शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आपको मोमेंटम दिखा? इंडिविजुअल स्टॉक्स में अनुज, मैं आज ऐसी चीज़ फ्लाइंग हाई वाली चीज़ को हाथ लगाना नहीं चाहता। सुबह मुझे याद है हमने पकड़ा था वरुण बेवरेजेस। हालांकि यहाँ पे नंबर्स, हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें कार्लबर्ग्स के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है वो बड़ा एक कारण है, बट मैं रिवर्सल देख रहा हूँ। जो चीज़ आज बहुत स्ट्रॉन्ग खुली वो नहीं चल रही है, लेकिन जो चीज़ लोअर ट्रैजेक्टरी से कर्व ले रही है, मेरी बात को फिर सुनिएगा, वो मूव अच्छा दे रही है। मैं इस क्रम में रखना चाहूँगा फोर्टिस, पहला स्टॉक जो कन्विक्शन दिखा रहा है। देखिए, अभी भी 10 डेमा पे है, बट 23 अक्टूबर को ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद रिट्रेस हुआ, आया 10 डेमा 20 डेमा छुआ, 1 2 3 दिन 20 डेमा पे स्पेंड करने के बाद अब 20 डेमा को लो लगाकर 10 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। लुक एट OI एडिशन, 2.5% का OI बिल्डअप। मैं वो देख रहा था कि इस फ्लाइंग बाजार में कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो कि 10 और 20 से पुल बैक दे रही हैं। तो पहला स्टॉक जो कि मेरे जहन में आ रहा है, दैट्स फोर्टिस हेल्थकेयर, 1057 पे, क्लासिकल रिवर्सल केस। दूसरा है मिड कैप IT में परसिस्टेंट, वो स्टॉक जो कि IT की अर्निंग्स में एक अच्छी खासी अर्निंग्स लेके आया था। हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन मिला था 14 अक्टूबर को यहाँ पे एक बड़ा गैप के साथ, बट अगेन एक बार 5865 पर एक फ्लैग के ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ 1.5% OI बिल्डअप। हालांकि हल्की सी टर्बुलेंस 5900 के आसपास कैश को आएगी, स्पॉट को आएगी, बट चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता हुआ। मैं और एक तीसरा स्टॉक और रखूंगा जहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब कन्विक्शन सा आ रहा है। हालांकि अब ये चल काफ़ी चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स 1470 पे अभी अपने मल्टी मंथ हाई जोन को, यानी जून से लेकर अब तक की जो पूरे क्लस्टर है उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। तो ये 3 स्टॉक्स आपके सामने रखूंगा। पर अनुज, अभी जो कुछ देर पहले आप एक बात कह रहे थे और वो लगभग 10:30 के बीच में आया, वो ट्रंप साहब का स्टेटमेंट, इस पे रिलाय, इस पे ट्रस्ट, इस पे कितना करना चाहिए? जैसे कि आपने खुद कहा अपने शब्दों में कि वो कई बार चीज़ों को बहुत पहले बोल जाते हैं, अपने आप अपने हित को पहले देखते हैं। इनके इस स्टेटमेंट को कितना तर्कसंगत, कितना मतलब ये मान के चले कि हाँ ये होने ही वाला है, ट्रस्ट करें इसको? उसका देखिए, अब US के प्रेसिडेंट हैं तो ट्रस्ट तो करना ही होगा। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी बॉडी लैंग्वेज देखें, पिछले कुछ समय की उनकी ट्वीट्स देखें, तो उसमें भी बहुत क्लियर है। लेकिन वीरू, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये अभी मतलब एक काम करते हैं, पहले तो वो बाइट सुन लेते हैं। है क्या वो बाइट हमारे पास? बताइएगा, एक बार वो बाइट सुन लेते हैं पहले। So I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, देखिए, इसको समझिए ना, आई एम डूइंग ए ग्रेट ट्रेड डील विद इंडिया। अब वो जो ग्रेट ट्रेड डील की बात कर रहे हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं।
इस चीज़ को समझना होगा लोगों को कि वो ग्रेट ट्रेड डील, वो अमेरिका फर्स्ट वाले प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ग्रेट ट्रेड डील की बात करेंगे तो वो इंडिया के लिए ग्रेट ट्रेड डील होगी। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और देखिए पिछली बार 2-3 बार जब भी हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ भी कहा है, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिस्पॉन्ड किया है। अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है इसको। तो मेरा ये मानना है कि क्या होगा कि हो सकता है कि धीरे धीरे 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी ऐसे ही चलता रहे और जो भी ट्रेड डील है वो पूरा बचा ले, और उसके बाद जब एक्चुअल ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो तब वो एक 200-300 पॉइंट का और गैप अप देके मार्केट एक बार के लिए फेजल आउट हो जाए और उसी दिन हो सकता है ऑल टाइम हाई भी लग जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी काफ़ी हाई, लेकिन डील तो होनी है। देखिए दोनों देशों के हित में है, डील होनी तो है वो इवेंचुअली, और आई थिंक सूनर और लेटर वो होगी। लेकिन अभी ये कहते ना कि आज की आज हो जाएगी, आई थिंक वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगा। चलिए एक काम और करते हैं बीरू, एक मैं कुछ आपको कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी बताना चाह रहा था आज, जहाँ पर काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं। एक बार जरा हम 2 नई सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एक है रफ्तार का घोड़ा और एक है आज के फिसड्डी शेयर। तो उनसे शुरुआत करते हैं रफ्तार के घोड़ों से। रफ्तार के घोड़ों में सबसे पहले है अदानी ग्रीन। शानदार तेज़ी अदानी ग्रीन में, आज एफएनओ का टॉप गेनर है ये, और ये देखिए 12% ऊपर है। वॉल्यूम देखिए 3 करोड़ शेयर के वॉल्यूम है यहाँ पर, और एक बार इसने सुबह खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भागा, अब 12% ऊपर, टॉप एफएनओ गेनर। नंबर 2 पर है वरुण बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस में उतरने की बात की उन्होंने, हालांकि नंबर्स भी आए थे, नंबर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कार्ल्सबर्ग के साथ टाई अप किया और जो बात की, अब मार्केट को लग रहा है कि जो उन्होंने जब वो पेप्सी या कोक जिसके साथ था इनका, वो जब वो वाली रेटिंग हुई थी, क्या यही वही वाला इवेंट है। आज के वॉल्यूम देखिए यहाँ पर करीब 3.5 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम। मुझे याद नहीं वरुण बेवरेजेस में लास्ट कब इतने वॉल्यूम्स हुए थे। और एक आखिरी है आईओसी। और वीरू मैं एक बात बताऊँ, आईओसी, एचपी, बीपी, इस पर हमारा कन्विक्शन तब था जब कोई इन पे हाथ लगाने को तैयार नहीं था, और एक महीने से करीब से हमारा एक इन पर एक व्यू रहा है कि यहाँ पर एक री रेटिंग जो है वो ड्यू है। तो इस तरीके के मूव आपने यहाँ पर देखे हैं। अब आते हैं आज के फिसड्डी शेयरों पर। सबसे ऊपर है उसमें एचडीएफसी एएमसी, और वो जो सेबी का स्टेप है उससे एक थोड़ा सा एक रिस्क ओपन हो रहा है कि ईपीएस थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा। इस वजह से आज यहाँ पर आप 4.5% का डाउन स्विंग देख रहे हैं यहाँ पर। केफिन ऑब्वियसली क्योंकि म्यूचुअल फंड गिरे हैं तो केफिन भी गिरा है, वो उनका डायरेक्ट प्ले है, इस वजह से 4.5% यहाँ पर रजिस्ट्री कंपनी है ये बेसिकली, तो इस वजह से इस पर इम्पैक्ट आया है। और 361 और नुवामा, ये दोनों इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को केटर करते हैं, इस वजह से इन दोनों स्टॉक्स में भी हमने गिरावट देखी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं शो में। बिल्कुल, तो ये आपने खास सेगमेंट देखा, आपसे रोज़ ये सेगमेंट आपके साथ होगा 2 बज के करीब 10 मिनट के आसपास। रफ्तार का घोड़ा और आज की फिसड्डी शेयर, ये 3 स्टॉक्स अदानी ग्रीन, वरुण बेवरेजेस, आईओसी, और उसके बाद बैकफुट पर अगर आप देखें कुछ है एचडीएफसी एएमसी, केफिन, 361 और नुवामा वेल्थ। खैर मैं आज को क्रम बताता हूँ आपको जरा, कुछ काउंटर्स जो कि मतलब इस कार्यक्रम में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे चलेंगे कैसे। देखिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। गौरांग शाह आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे, प्रकाश काबासर, मानस जी, राजेश सतपुते जी, चंदन जी, विकास जी और साथ ही साथ आशीष कयाल आज टेक्निकल पैनल में मौजूद हैं। और यतिन से बात करेंगे इस वीपीएल का आखिरकार नतीजों में और उस नई साझेदारी में क्या है जो स्टॉक ने बाजार ने सेंस किया। उसके बाद आशीष से बात करेंगे गेल की तेज़ी, कुछ ब्रोकिंग हाउस क्या व्यू देख रहे हैं इन नंबर्स के पीछे, उनके टारगेट्स क्या हैं। फिर टॉप कैश कॉल्स आएंगी, कंचन से बात करेंगे। उसके बाद मेटल्स में शानदार मूव और बड़े कारण क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा कंचन के बाद यतिन से बात करेंगे सेबी की, जिसके प्रस्ताव ने तमाम एएमसीज को झटका दिया है। उसके बाद आएंगे आपके लिए कुछ खास ट्रेड्स, धमाकेदार ऑप्शन, रिजल्ट्स प्रीव्यू में बातचीत करेंगे आज कुछ खास नंबर्स पे। आईटीसी और डाबर मंगलम से बातचीत होगी, कंचन सिप्ला और दीपाली से कैनरा बैंक के नंबर से बात करेंगे। फिर 4 का चौका बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी में आज मेहरबून ईरानी होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। और उसके बाद बीडी रूम चेक, अनुज से स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ उसके बाद पीटीएसटी ट्रेड। अनुज आज के कुछ खास ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं अनुज? बिल्कुल, चलिए काम करते हैं वीरू, फटाफट ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और जेएसडब्ल्यू स्टील इंडेक्स में, और आउटसाइड द इंडेक्स अदानी ग्रीन 12%, वरुण बेवरेजेस, सेल और आईओसी। मंदी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, M&M, इटर्नल और BEL, और इसके अलावा HDFC AMC, केफिन, 361 वैम और कैम्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का ट्रेड आपका।
गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया अप मूव है, हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है 77 के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 77 का, 76 का, ₹1 का स्टॉप लगा, ज्यादा नहीं। टारगेट 79-80 कल तक पॉसिबल है एनएमडीसी। ओके, एनएमडीसी 7734 पे आपका बाय कॉल। मानस जी, आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। श्रीराम फाइनेंस लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो इसका 730 वाला 730 का कॉल ऑप्शन 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 40 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, श्रीराम फाइनेंस, ये हो गई मानस जी की पिक इस समय। राजेश सातपुते जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आई थिंक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, 200 डीएमए के ऊपर आया है, क्लस्टर को इसने तोड़ा है विद राइज इन वॉल्यूम एंड शॉर्ट कवरेज। तो ये कहां तक जाएगा? मुझे लगता है 610 ये इसका टारगेट होगा। इट इज एट 596, स्टॉप लॉस होगा 590 का। ओके, आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आप ट्रेड पिक कर रहे हैं। वाकई पिछले कुछ सेशन से ये एक अच्छा रिवर्सल दे भी रहा है। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो सेटअप पॉजिटिव है तो मेरा बाय कॉल रहेगा कॉनकॉर में एक हर्डल देखने मिल रहा था 545 का, जहां पे एक आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला और मुझे लगता है 200 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है। तो 570 का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। नीचे में 542 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है, तो 542 के स्टॉप लॉस पे कॉनकॉर में बाय किया जा सकता है 570 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, ये हो गई बात कॉनकॉर की। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, आपकी ट्रेड? देखिए मेरी ट्रेड होगी यहाँ पर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये स्टॉक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था और अभी ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे, तो ब्रेकआउट जेन्युइन होगा। ऊपर में जो पैटर्न टारगेट आता है वो करीबन 515 का आता है और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो है 470 का। ओके, हिमाद्री केमिकल आपका यहाँ का इस वक्त का बाय कॉल है। इस बीच हमारे फंडामेंटल पैनलिस्ट आज गौरांग शाह हैं। गौरांग जी से बात करते हैं। गौरांग जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ऑलमोस्ट आज हम प्रीवियस हाई की ट्रेजेक्टरी में गौरांग जी खड़े हुए हैं और स्ट्रॉन्ग मूव मेटल्स में आपकी फाइंडिंग्स में अभी इस वक्त सबसे दुरुस्त क्या है? क्या चीज़ कर रहे हैं आप आज? आपकी कॉल। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा सा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते, संभव है उनका निवेश हो। तो धातु क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर ज्यादा चर्चा में है। आज स्थानीय मार्केट में अगर आप देखने जाए तो खपत बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में भी बढ़ेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। उसके साथ साथ जो फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के भाव है फेरस नॉन फेरस में, वहां पर भी शायद आने वाले भविष्य में वृद्धि हो, उसकी संभावना लग रही है। एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ पर हमारी सकारात्मक राय है। और एक खाली हिदायत या राय देना चाहूंगा वीरेंद्र के, जब आप धातु क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका निवेश का जो नजरिया है, जो समय सीमा है, वो बाकी अन्य क्षेत्र के तुलना में थोड़ी बहुत और लंबी होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय हिंदुस्तान जिंक का, आज सुबह भी हमने इसकी डिटेल में चर्चा की थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर इस समय कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में इस समय आते हुए। बहुत समय के बाद पतंजलि में एक मूव आ रहा है। एक बार पतंजलि फूड्स का शेयर लेकर आइए ज़रा इंट्राडे में, और यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। देखिए, काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनको हम थोड़ा स्पॉट कर रहे हैं इस समय। उनमें से एक ये है। एक सुबह आज हमने पॉलीकैब की बात की थी, पॉलीकैब लेकर आइए। अब पॉलीकैब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर। मानस जी, पॉलीकैब पे क्या व्यू होगा अब? तो देखिए पॉलीकैब की जहाँ तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और ध्यान रखिए कंसोलिडेशन 10 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। एक बार 7700 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक ट्रेडिंग कॉल बनेगा, जहां अपने स्टॉप लॉस 7600 के नीचे लगा के रखेंगे और अगर 7700 के ऊपर निकला तो 200 रुपए का आपको स्टॉक जरूर दिखा देगा। पॉलीकैब, आई मीन इस रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में
और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में आप देखिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर एक ऐसे समय जब एस्ट्रल कोलैप्स हुआ, आई मीन क्या गजब का मूव रहा है इस स्टॉक का। पॉलीकैब एट 7683। अच्छा, कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त एक मूव दे रहे हैं, एक बार लिखे आइए आप GMR एयरपोर्ट्स स्क्रीन पे 90 to 80। अच्छा, जिक्र करूं क्या इसका? इट्स डिफिकल्ट वन। 93 से लेके 95 इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है कि बार बार अटकता है। अब छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि 93-94 को पार होने देते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस पे। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा रिवर्सल दे रहे हैं, उसमें एक बार ITC लेके आइए। ITC क्या कर रहा है और कुछ नंबर्स महत्वपूर्ण आने भी हैं। और ITC अब एक फाइनल एज पे। प्रकाश सर, आपका टेक लूँगा इस पे। ITC 3 दिन से 290 के ऊपर है। आज वरुण बेवरेजेस का रिवर्सल, टाटा कंज्यूमर इस दौर के हाई पे, आपको लग रहा है 421 के ऊपर डिलीवर करने को तैयार है इस बार ITC? बाय मोड पर तो है ITC, बायस भी अपसाइड है, लेकिन 3 दिन से साइडवेज है, विद बायस अपसाइड। ट्रेड कर रहा है 420, बाय कर सकते हैं। स्टॉप होगा 418, ₹2 का, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 425, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। वह एक बार 25 चला गया तो फिर 430 ही चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। बायस तो अपसाइड है ITC। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की। FNO का सेकंड टॉप गेनर वरुण बेवरेजेस। नंबर्स है वरुण बेवरेजेस के, लेकिन नंबर से ज़्यादा बड़ा इवेंट शायद वो जो कार्ल्सबर्ग के साथ उन्होंने पार्टनरशिप का ऐलान किया वो है। पूरी डिटेल समझते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले नंबर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 20% की ग्रोथ, एबिटा की बात करें तो मार्जिन्स जो एक्सपेक्टेशन था कि 1.5-2% गिर जाएंगे, वैसा कोई बड़ा मार्जिन हिट नहीं आया। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन लगभग 1.25% बढ़े। इसका मेन रीज़न था कि 8% 9% की वॉल्यूम ग्रोथ इंटरनेशनल मार्केट्स में आई, जबकि भारत में वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट था क्योंकि मॉनसून क्वार्टर था। लेकिन क्लियरली जो रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम है वो वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं, बल्कि कार्ल्सबर्ग के साथ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंडमेंट जो कंपनी ने किया है उसको लेके है। कंपनी ने ये कहा है कि अब नॉन अल्कोहलिक बेवरेज से वो शिफ्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसके अंदर बियर और शराब, ये दोनों ही चीज़ें वो मैन्युफैक्चर भी करेंगे और उसकी बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। अभी के लिए अफ्रीकन मार्केट्स में ये लोग बियर कार्ल्सबर्ग के साथ मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑब्वियसली कंपनी ने किसी प्रकार का केपेक्स गाइडेंस, किस तरीके से ये होगा, क्या डिटेल्स हैं, ये कॉन्फ्रेंस कॉल में बताएंगे। लेकिन हाँ, कार्ल्सबर्ग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बियर ब्रांड है और अफ्रीका में ऑब्वियसली अगर वरुण बेवरेजेस को राइट्स मिल जाते हैं तो शायद वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों में ही कंपनी को ज़्यादा मदद मिले। और क्लियरली इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में एक 10% का ज़बरदस्त जंप। चलिए, शुक्रिया यतिन। 10% का जंप। गुरांग जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू रहेगा वरुण बेवरेजेस पर? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। 550 के पार के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए थे ये खबर आने से पहले के ये लक्ष्यांक है। अनुज भाई, थोड़ा समय लगेगा हमारी रिसर्च टीम को थोड़ा काम करने के लिए, लेकिन हाँ, खरीदारी गिरा आज 9.5% के आसपास ऊपर है। पहले तो निवेश है तो बने रहे। नया निवेश अगर आपको करना है तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं और गिरावट पर आप जोड़ सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और इस खबर को लेकर के शायद अनुमानित लक्ष्यांक में थोड़ा और ऊपर की तरफ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। ओके, कंस्ट्रक्टिव व्यू यहाँ पे 550 से ऊपर के लक्ष्य हैं गौरांग जी के वरुण बेवरेजेस पे। अच्छा, इस पैनल में मौजूद राजेश सतपथी जी ने सुबह एक स्पॉटिंग की थी, वो थी APL अपोलो ट्यूब्स। राजेश जी, आपका वो व्यू अच्छा गया और स्टॉक बहुत ही एक क्लीन ट्रेड दिया इसने आज, और अब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ जुलाई के बाद ये अब तक के हाईएस्ट लेवल है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं अब? क्या फाइनली ये प्रोसीड कर रहा है क्या, मतलब 1860 1850 के जोन के लिए? देखिए वीरेंद्र जी, मुझे पूरा चांसेस बहुत ज्यादा है। और सुबह भी मैंने यही कहा था कि 1800 का लेवल इसके लिए एक इम्पोर्टेंट हर्डल था, जो इसने आज सरपास किया। आज हालांकि आज इसका रिजल्ट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। तो 1800 के नीचे 1590 का हमने सुबह भी स्टॉप लॉस रखा था, अभी भी मैं मानता हूँ वो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। और लगता है कि वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पे चलता है तो ये 1880 से 1900 तक का एक वन वे स्विंग मिल सकता है। रिजल्ट है तो इम्पैक्ट और मोमेंटम थोड़ा सा हाई बेटा रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1790 का। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आज PSU ऑयल कंपनीज ऑयल एंड गैस में अच्छी रैली है, उन्हीं में से एक है गेल।
गेल 3 महीने की ऊंचाई पर है, क्यों है ये तेजी? आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोट यहाँ पर गेल की तरफ पर देखने को मिला है। अब 3 महीने की ऊंचाई पर चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी के राय के साथ 205 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट पढ़ के देखें तो काफ़ी बुलिश कमेंट्री निकल कर आएगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि टैरिफ हाइक एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है और साथ में वैल्यूएशन का कंफर्ट भी इस भाव पर गेल में आ रहा है, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो सितंबर 2024 के हाई के बाद लगातार वैल्यूएशन में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है और अभी फिलहाल प्राइस टू बुक फॉरवर्ड के हिसाब से देखें तो करीब 1.1 टाइम पर चल रहा है, जो कि इसके औसत हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास ही चल रहा है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो ट्रांसमिशन रिवीजन है, यानी नए साल में 2026 से अगर आप देखें तो जनवरी से एक्सपेक्टेड है और जिसके चलते FY27 के मुनाफे में 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है और गेल के लिए अपने आप ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स है, FY27 के बाद यहाँ पर भी एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा और साथ में जो सरकार की नीतियां हैं GST रैशनलाइजेशन को, अगर इसके दायरे में आगे जाके नेचुरल गैस आती है तो ये तो बहुत बड़ा मेजर टर्न अराउंड गेल के लिए हो सकता है। और इसी के साथ ये कह रहे हैं कि इस भाव पर भी आप देखें तो जो गेल की डिविडेंड यील्ड है ये अपने आप में बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। FY27 के लिए 2.6%, FY28 के लिए 2.7% के आसपास है। तो अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड, बड़े ग्रोथ के ट्रिगर और वैल्यूएशन का कंफर्ट, इसी के चलते अगर आप देखें तो आज गेल में बढ़िया तेजी नजर आ रही है। जी हाँ, गेल में स्ट्रॉन्ग मूव और गेल बहुत दिनों बाद सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आप समझिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसने सारे एवरेजेस के नीचे लोअर ट्रेजेक्टरीज में बिताए। फाइनली विकास, आपका टेक क्या होगा? मतलब अगर आपको किसी ऑयल गैस स्क्रिप्ट को चेज करना, अभी आपने कंस्ट्रक्टिव व्यू सुना भी मोतीलाल ओसवाल का गेल पर, ये गेल को एक्यूमुलेट करने का थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से क्या एक अच्छा बेस है हमारे पास? 6 महीने का बेस आप इजेक्ट कर रहे हैं सारे एवरेजेस से। टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको गेल इस वक्त? जी, अगर टेक्निकली गेल की बात करो तो पॉजिटिवली लग रहा है। जिस हिसाब से हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों से एक साइडवाइज मोमेंटम देखने मिल रहा था, आज यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। देखना जरूरी है कि 180 के ऊपर ये सस्टेन होता है कि नहीं। अगर ये 180 अगर क्लोजिंग बेसिस सस्टेन होता है तो 194 और 200 के आसपास की रेंज यहाँ पे ओपन होते देखने मिल सकती है। नीचे में अभी इंट्राडे बेस पे अगर देखो तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 180 टू 180 पे एक रजिस्टेंस देखने मिल रहा था, तो एक अच्छा बेस बन चुका है 180 का। तो मुझे लगता है 180 के ऊपर जब तक रहेगा तो 194 200 के टारगेट के लिए ये इंटैक्ट रहेगा ऊपर जाने के लिए। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, चलिए, ये समय आपके लिए गेल पर एक व्यू। एक बार चार्ट देखते हैं UPL का। आज सुबह हमारा स्पॉटलाइट शेयर था ये UPL, इसको देखते हैं एक बार। डे हाई पर 2.25% ऊपर इस समय UPL आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप विकास जी, UPL पर कोई व्यू इस समय? चार्ट देखिए UPL का अगर। जी, UPL भी यहाँ पे पॉजिटिव है। हालांकि कल के से ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था, 700 के ऊपर का एक ब्रेकआउट देखने मिला था। मुझे लगता है 735 740 यहाँ तक एक आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इसमें कल के सेशन में देखने मिला था। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है 735 यहाँ से आप मुझे आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में भी बेस 700 का बन चुका है, तो 700 के स्टॉप लॉस में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 735 740 के लिए। UPL आज का सुबह भी अगर आप देखिए स्टॉक डिस्कस हुआ था और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट। ये वो स्क्रिप्ट UPL याद रखिएगा आज स्पॉटलाइट में था और अच्छा मूव यहाँ पे 718.7 पे। रोलोवर्स केमिकल बास्केट में एकमात्र वो स्टॉक जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेके गया था। और स्क्रीन पे क्या क्या है जो इस वक्त एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है? मैं बहुत देर से मेरे स्क्रीन पे कमेंट्स की पुट आ रही है 4352 पे। यस, मतलब पुट राइटर्स का कन्वर्शन, वो पुट बेचने में कंफर्टेबल है और स्क्रिप्ट ऑल टाइम हाई पे डोमिनेट कर चुका है मानस ये पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस को। हाँ, LNT भी ऑल टाइम हाई पे, लेकिन प्रायर टू नंबर्स थोड़ी सी शिवरिंग, थोड़ी सी घबराहट उसमें है। बट इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ ब्रेकआउट। कमेंट्स में जिस प्रकार का ये तेज़ी आई है, अब ये कहाँ तक, मतलब तेज़ी और फ्रेश मतलब किसी एंट्री के लिए गुंजाइश है यहाँ पे, या फिर एग्जिस्टिंग ट्रेड को ही ले चले आगे? अभी देखिए, ध्यान रखिए कि अभी पिछले मंथ स्टॉक ने अपने 2024 के हाई को ब्रेक किया है
मेरा समझना है कि स्टॉक में अभी भी यहाँ से भी करीब 400 से 500 पॉइंट की रैली का पोटेंशियल है। अगर एक ट्रेड लेना हो तो अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 42.74 पोजिशनल ट्रेड लेना है 42.74 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ आपको 4600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं कमेंट्स में आने वाले करीब 4 से 5 दिनों में। ओके, चलिए अब कंचन के पास चलते हैं, जानते हैं आज जो मेटल स्टॉक्स में रैली हुई उसके क्या कारण रहे। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए ग्लोबल रीजंस भी हैं और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स इस टाइम पे बने हुए हैं वो भी अपने हायर साइड में। दोनों ही जो रीजंस हैं मैं आपके सामने इस टाइम पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो 4 घंटे पहले जो ट्रंप है वो साउथ कोरिया पहुंच गए हैं। वहाँ पे उनकी शी जिनपिंग के साथ मीटिंग होने वाली है जिससे कि सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना ये जा रहा है कि जो ट्रेड रिलेशनशिप है यहाँ से इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। साथ में आज रात को 11:30 बजे फेड की जो रेट कट की अनाउंसमेंट है वो आने की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। माना ये जा रहा है कि जो अनाउंसमेंट आएगी उसमें रेट कट होता हुआ दिखाई दे सकता है जिससे कि जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक डिमांड भी ऑन द अदर साइड स्ट्रॉन्गर साइड में बनी हुई है और साथ ही साथ जो लोकल फर्म्स हैं वो भी इस टाइम पे प्राइस मोमेंटम को अच्छा खासा सपोर्ट दे रही है। यही नहीं बल्कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा बुलिश है फेरस मेटल की जो भी कंपनीज हैं उनको लेके, जिससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट के 2 रीजन मैं आपको नोट डाउन करवाना चाहूंगी। इस टाइम पे आपको याद होगा कि जो इंडस्ट्री है एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसकी मांग कर रही है जिससे और भी ज्यादा यहाँ पे मेटल शेयर को एक बूस्ट मिल रहा है और जो ग्लोबल प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा अपने हायर साइड में है जिससे फर्दर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे मेटल में तेजी के। बिल्कुल, मेटल्स में तेजी के रीजन। शुक्रिया कंचन। गाबा सर, कौन सा मेटल स्टॉक्स बेस्ट लग रहा है आपको? मुझे सुबह शेयर अच्छा लगा था। अब टाटा स्टील भी बुरा नहीं है, अच्छा है। 2 दिन से एक अच्छा अप मूव मिला है। 185 है, मुझे लगता है जा रहा है 200 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम। स्टॉक थोड़ा डीप होगा करीब 183 का, लेकिन टाटा स्टील में लगता है तेजी है। जो मोमेंटम है एक रनिंग करेक्शन है ऑन हायर टाइम फ्रेम। टाटा स्टील 185-60 पे ट्रेड करता हुआ, बट इस वक्त देखें जो स्क्रीन मेरी डोमिनेट कर रही है ना वो सिर्फ ओएमसीज। लुक एट आईओसी की कॉलें जो है ना इस वक्त क्रैक हो रही है जनाब। एक बार आईओसी रखिए स्क्रीन पे। आईओसी 163.64 अनुज, आई मीन डोमिनेट कर रहा है पूरा का पूरा ओएमसीज का बास्केट। क्रूड की ट्रेजेक्ट्री से कंफर्टेबल है पूरा बाजार, है ना? बिल्कुल विरोध, देखिए ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि नॉट जस्ट क्रूड बल्कि ओवरऑल मार्केट में इस समय जो एक शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है वैल्यू शेयर्स में, और सबसे ज़्यादा वैल्यू पीएसयू एनर्जी शेयर्स में। देखिए पीएसयूज में एक एनर्जी बास्केट है जहां मुझे लग रहा है बहुत वैल्यू है अभी भी, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, चाहे प्राइस टू अर्निंग्स देख लीजिए, बहुत इनके कंफर्ट में हैं। और आदि हम अब 1-1.5 महीने पहले से पॉजिटिव व्यू लिया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, और अब तो नंबर्स भी अच्छे आने शुरू हुए हैं आईओसी के। और एक और चीज़, एक बार बिहार के इलेक्शंस खत्म हो गया उसके बाद मुझे लग रहा है कि नॉर्मली इलेक्शन खत्म होने के बाद थोड़ी सी और रैली बढ़ती है पीएसयू ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पे गौरांग ओएमसीज में, स्पेशली ओएमसीज में आपकी जो प्रेफर्ड बेट है वो क्या है? क्या चीज़ करना चाहेंगे ओएमसीज में आप? वीरेंद्र, पहले तो देखिए एक चीज ये समझना अनिवार्य होगा कि एक तो कच्चे तेल के दाम $65 के नीचे, ब्रेंट और नाइमेक्स के। दूसरी तरफ रुपए में जो हमने ऐतिहासिक स्तर पर कमजोरी देखी थी वहां से थोड़ी बहुत मजबूती डॉलर के सामने आते हुए दिख रही है। तीसरी तरफ जो संकट खड़े हुए थे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के, उसमें सुधार हो रहा है, और ओपेक प्लस देशों ने ये घोषणा की है कि आने वाले भविष्य में अपनी जो उत्पादन क्षमता है वो यहाँ से और बढ़ाएंगे। और जहां तक मांग का सवाल है वो किसी प्रकार से ऊपर गई नहीं, ऊपर से थोड़ी बहुत नीचे आई है। ऐसे वातावरण में कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नीचे की तरफ रहने की संभावना है, जिसके कारण से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा मिल सकता है। तीनों ही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है सरकारी, वीरेंद्र, वहां पर खरीदारी गिरा है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। अगर 3 में से कोई एक चुनना होगा तो मेरे ख्याल से बीपीसीएल को प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन खरीदारी गिराई तीनों पर। खरीदारी गिराई तीनों पर। चलिए अब टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ।
गावा सर, आशीष ख्याल जी और विकास सालुंके जी हमारे साथ। गावा सर बताइए आपका कैश कॉल। मुझे पसंद है इस वक्त वो है एलजी इक्विपमेंट। एलजी इक्विपमेंट ट्रेड करा है 506 के आसपास। उसके सेटअप के हिसाब से 500 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, 6 रुपए का हुआ। टारगेट 520 के स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल तक के लिए, लेकिन यस एलजी इक्विपमेंट तेजी है। ओके, एलजी इक्विपमेंट में तेजी है। एलजी इक्विपमेंट आज एलजी इक्विपमेंट्स में आपकी जगह अच्छा मूव देता हुआ 506 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। आशीष जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मेरा ट्रेड होगा पेनार इंडस्ट्रीज। यहाँ पर काफी समय के बाद में कंसोलिडेशन हो रहा था, वेट शेप पैटर्न का ब्रेकआउट 230 पे सपोर्ट लेके दिया और वापस से ट्रेंड अपवर्ड रिजम्पशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए पिछले कुछ दिनों में, तो पेनार इंडस्ट्रीज में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में करीबन 275 का देखा जा सकता है, स्टॉप लॉस 254 का, 254 का स्टॉप लॉस। ओके, अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी बताइए आपका कैश कॉल। देखो मेरा कैश कॉल रहेगा देवेनी इंटरनेशनल 167 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि वहां से 180 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 162 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है, तो 162 के स्टॉप लॉस से 180 के टारगेट के लिए देवेनी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओके, देवयानी पे आपका ये व्यू, और देवयानी भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मेरे स्क्रीन पे टिक्स आ रहे थे इसके। निफ्टी अभी 26,60 इसी ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बहुत डेविएट नहीं कर रहा है। और निफ्टी आईटी करीब 0.63% ऊपर, जिसकी शायद मैं डिस्कशन दोपहर 2 बजे भी कर रहा था, 12 बजे भी कर रहा था। ये आके आज निफ्टी आईटी 100 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मानस, आपकी रेटिंग में मैं कुछ देर पहले देखा था आईटी स्टॉक्स को, फोर्ज में एक पुल बैक आया, एम्फेसिस में एक पुल बैक आया, इवन एचसीएल टेक्नोलॉजीज सबसे अच्छी प्लेसमेंट उसकी थी। बात वही है, आई मीन ये इंडेक्स बहुत प्रयास कर रहा है, ये प्रयास मेरे ख्याल से पूरे मिड जुलाई से कंटिन्यू कर रहा है कि किसी तरीके से 100 EMA के ऊपर एक क्लोज दें। फाइनली इस बार जो जितने एफर्ट किए हैं, स्नैपपुल लग रहा है कि वो इस बार टिकेगा, इस बार वो सक्सेस मिलेगी इसको। और अभी आईटी में या मिड कैप आईटी में क्या पसंद है आपकी? तो देखिए मेरा समझना है कि लार्ज कैप आईटी की तरफ ही देखना चाहिए, मिड कैप आईटी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करें तो 2 स्टॉक काफी बेहतर लग रहे हैं, एचसीएल टेक और इन्फी। एचसीएल टेक इसलिए क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 200 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है 1565 के ऊपर तो 1625 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 1524 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड एचसीएल टेक में बनाया जा सकता है। ओके, एचसीएल टेक यहाँ पर आप चाहें तो लॉन्ग बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे की। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में गिरावट है, उसके साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं उनके शेयर्स में भी गिरावट है। सेबी ने काफ़ी कुछ नए प्रस्ताव दिए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री पर, यत्न से वापस जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें सेबी की तो पहले भी म्यूचुअल फंड्स के TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो पे एक डिस्कशन पेपर आया था, जहां इंडस्ट्री के बैकलैश की वजह से उसको वापस लिया गया। लेकिन जो सेबी के प्रस्ताव हैं पुराने प्रस्ताव जैसे ही हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जो ओपन एंडेड फंड्स हैं उनके लिए 15 बेसिस पॉइंट्स तक, और जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं यहाँ जो रेशियो है इसको 25 बेसिस पॉइंट्स तक घटाया जाए। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो इक्विटी के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ग्राहकों तक और निवेशकों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए TR रेशियो को कम करने पे जोर दिया गया है। इससे टिपिकली होता क्या है, जो TR रेशियो होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका खर्चा इन्वेस्टर्स से भुगतान लेती है म्यूचुअल फंड कंपनी, और बाकी के जो खर्चे हैं वो अपने बुक्स पे लेती है। लेकिन जैसे ही ये कैपिंग आ जाएगी, शायद म्यूचुअल फंड्स के खर्चे बढ़ेंगे, शायद उनका जो डीलर कमीशन है वो पे आउट ज़्यादा हो सकेगा, जिसके कारण शायद मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आए। ब्रोकरेजेस का मानना है 10 से 15% तक के अर्निंग्स इम्पैक्ट एसेट मैनेजर्स पे आएंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे AMC स्टॉक्स भी प्रेशर में हैं। और एक इंटरेस्टिंग प्रावधान जो सेबी ने कहा है वो है ब्रोकरेज में कटौती। ब्रोकरेजेस में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आगे जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से जो ब्रोकरेजेस 12 पैसे कैश पे दी जाती है उसको घटा के लगभग 5 पैसे कर दी जाए। जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पे 2 पैसे ब्रोकरेज है उसको 1 पैसे कर दी जाए, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स तो ऑलरेडी कम ब्रोकरेज दे ही रहे हैं। और रिसर्च का काम AUM का है तो AMC का है, तो AMC के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च की फीस देना या उसका भुगतान करना। उससे इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर्स को डबल तरीके से रिसर्च की फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है,
और शायद ये प्रस्ताव के कारण भी सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स आज बहुत नर्वस हैं। इनफैक्ट एएमसी स्टॉक्स से ज़्यादा गिरावट आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतन। तो ये कुल मिलाकर एक एएमसी शेयर्स और ब्रोकिंग शेयर्स जहां पर आज गिरावट देखने को मिली। चंदन भी जुड़े हैं हमारे साथ पैनल में। चंदन जी गुड आफ्टरनून। चंदन जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी गुड आफ्टरनून। देखिए बाजार में काफी अच्छा मूव है और इंडेक्स 26,000 के लेवल को डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है और जिस हिसाब से सेटअप बना है लग रहा है इंडेक्स अपने न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए। 26,277 के जो टारगेट्स है यहाँ पे बन रहे हैं। स्टॉक वाइज मेरे को हुडको एक रेडार पे जहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बने है और हुडको यूजुअली एक रेंज में रहता है और ये जो पैटर्न बना है वो इसको एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ लेके जाएगा। ओवरऑल आप देखोगे तो 50 डेमा को होल्ड कर रहा है। एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन यहाँ पे सरपास करता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट में नैरो रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिला है तो हुडको पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 229 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 244 तक के टारगेट हुडको अचीव करना चाहिए। हुडको मेरे स्क्रीन पे वाकई ये स्टॉक अपनी प्रेजेंस फील कराता हुआ हुडको में अच्छा मूव है आज। मीनवाइल बहुत देर बाद एक बार मैंने देखा नहीं है बट जस्ट स्किप इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक 1370 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। एक लॉजिकल सपोर्ट ये देता हुआ स्टॉक आज निफ्टी बैंक को। आशीष कहल जी आप मतलब कभी कभार क्या होता है ना हम डाइवर्जेंसेस को खेलते हैं। शायद एक समय था आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करने का, मेरे ख्याल से 1440 1420 की डिजेक्ट्री में वो गुंजाइश थी बट इस प्राइस पे जहाँ पे निफ्टी बैंक खड़ा हुआ है 58,500 पे और जहाँ पे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में आईसीआईसीआई बैंक खड़ा है 200 डेमा पे, क्या अब ये आपके मुताबिक वक्त है क्या इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री को किसी बाय ट्रेड के जरिए से खेलना? हाँ बिल्कुल। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखें तो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वो था 1360। इसने कल के दिन में ही एक फॉल्स ब्रेक दिया और वहां से रिवर्स किया। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक मेरे ख्याल से अगर 1375 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है जो स्टॉक को ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर बाई पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस बहुत ही सटीक मिल रहा है जो कि 1356 का है, वो लगा के रखे जो कि प्रीवियस लो का है। और यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट्स आ रहे हैं वो करीबन 1400 तक के देखे जा सकते हैं क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर हुई तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मूव यहाँ पर आ सकता है। मीनवाइल अभी आप एपीएल अपोलो के नंबर्स देख रहे थे। प्राइमा फेसी नंबर्स ठीक ठाक थे लेकिन शायद जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा थी, इस वजह से शायद स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। ईयर ऑन ईयर तो नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। इसी स्पेस से रिलेटेड एक स्टॉक है जिसकी अब हम बात करेंगे, मनी कंट्रोल सुपर प्रो का। सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे और ये चार्ट है एस्ट्रल का। और सच बताऊं तो मेरी नज़र जा रही थी एस्ट्रल के चार्ट पर और डेली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पर ये स्टॉक पहुंचा है। और इस स्टॉक पर एक बार नज़र डालिएगा ज़रा आप। एस्ट्रल का चार्ट 1463 पर इस समय। अगर आपको ऐसी चार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो को। बहुत आसान है, एक क्यूआर कोड आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसको स्कैन करिए और एक मौका भी पाइए 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जीतने का। आप राजेश सतपुते जी एक बार एस्ट्रल का चार्ट देखिए आप, कैसा लग रहा है चार्ट? अनुज जी बेहतरीन चार्ट है। इट्स अ क्लीन रेंज ब्रेकआउट है। फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है। 1455 1460 का इसका हर्डल था और ये हर्डल सरपास होगा तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड हो रहा था वो करीबन 1500 जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1500 का टारगेट लेके काम करें। 1500 के बाद अनुज जी मुझे लगता है बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा। दैट विल बी 1600 प्लस पोजिशनली। बट यस एज अ स्विंग ट्रेडर 1500 का टारगेट, स्टॉप लॉस विल बी 1458 जो दिन का लो का है। ओके एस्ट्रल रिवर्सल ट्रेड्स की क्रम में एस्ट्रल आज और डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स पिक करते हैं। 3 ट्रेड्स आएंगे, मानस जी, राजेश सतपुते जी और चंदन जी एक एक करके ट्रेड्स पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, उसके ऊपर निकला है। तो अब आप 1400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 26 रुपीज का लगाना है। 26 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1400 का कॉल ऑप्शन और 65 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन में। ओके यूनाइटेड स्पिरिट्स। चंदन जी आपने क्या पिक किया? बिल्कुल मैं फोकस करूंगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी से हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिंद पेट्रो। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इवन डेटा सेटअप भी एक नई तेजी की तरफ इशारा कर रहा है।
पिछले लगभग 15-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, डिसाइसिवली ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 480 की कॉल पे खरीदारी की सलाह दूंगा। 480 की ये नवंबर महीने की कॉल रहेगी, लगभग अभी शायद 10 रुपए 95 पैसे के आसपास चल रही है, इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 8 रुपए के आसपास, ऊपर में लगभग 18 रुपए के टारगेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 480 की कॉल दिखानी चाहिए। ओके, हिंदुस्तान मतलब HPCL की कॉल 480 की स्ट्राइक याद रखिएगा, नवंबर की आपको पिक करनी है। राजेश जी का ट्रेड लेते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर एबीबी के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है एक बेहतरीन कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट है। इट्स अ रिवर्सल ट्रेड, अब कॉन्ट्रा ट्रेड आपके जो हम कहते हैं वो, तो इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे प्रोबेबली बॉटम लग गया है और यहाँ से मोमेंटम अभी शुरू होगा। तो ये 5308 पे है, तो हम क्या करेंगे, 5300 एटीएम कॉल ऑप्शन नेक्स्ट मंथ का 159 के आसपास से इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीबन 25 पॉइंट का, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 135 का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 135 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और स्विंग का इसका जो टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 220 का, 220 से 240 तक का स्विंग मिलना चाहिए इस 5300 के एबीपी के कॉल ऑप्शन में। एबीपी के कॉल ऑप्शन। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आप के लिए लेकर आते हैं कल का अर्निंग्स प्रीव्यू। कल निफ्टी में आईटीसी और सिप्ला के नंबर्स आएंगे, साथ ही एफएनओ में डाबर, कैनरा बैंक्स के साथ साथ 13 कंपनियों के नंबर्स हैं। हमारे साथ मंगलम, कंचन और दीपाली जुड़े हैं इन नंबर्स का प्रीव्यू करने के लिए। पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं आईटीसी और डाबर के नंबर्स से क्या एक्सपेक्ट करें। मंगलम, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो आईटीसी से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 5 से 6% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ होगा उनका। एफएमसीजी का जो उनको बिजनेस है वो जीएसटी के कारण डिसरप्ट हो जाएगा, तो उधर 3 से 4% की ग्रोथ देखने मिली है। और एफएमसीजी मार्जिन में करीब 50 से 80 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। एग्री और पेपर बिजनेस जो है उनका 10 से 15% के आसपास एग्री बिजनेस, और पेपर बिजनेस 4 से 5% के आसपास ग्रो होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं करीब 19,220 करोड़ के आसपास होगा। आप उसे प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू से कंपेयर ना करें, क्योंकि इस साल जो होटल बिजनेस है वो डीमर्ज हो चुका है, तो इसलिए आपको ऑप्टिकली ऐसा लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर उस वहाँ पे डिक्लाइन होगा, बट वो बेस भी चेंज हो जाएगा। तो आपको अभी जो नंबर पे ध्यान रखना है वो एब्सोल्यूट नंबर है 19,220 करोड़ रेवेन्यू, 5,062 करोड़ एबिटा, और जो नेट प्रॉफिट और एबिटा जो है वो करीब 6,300 करोड़ के आसपास होगा। वो हम आईटीसी को वो एक्सपेक्टेशंस है आईटीसी से। डाबर, इस बार अच्छे नंबर्स हैं डाबर के। हमें ऑलरेडी मालूम है कि उनका जो अपडेट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ होगा, एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इन लाइन विथ रेवेन्यू ग्रोथ होगा, और नेट प्रॉफिट भी 8% की तेजी उसमें देखने मिलेगी। सो 6% रेवेन्यू ग्रोथ, 4 से 6% वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन एकदम सटीक रहेंगे करीब 18% के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट ये है डाबर का जो ओरल केयर बिजनेस है वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है ऐसे टाइम पे जहां कोलगेट ने वीकनेस दिखाई थी और HUL ने भी थोड़ी सी डिक्लाइन दिखाई थी। सो डाबर इज गेनिंग मार्केट शेयर। डाबर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर है आईटीसी और HUL से इस नंबर्स में सो फार। तो 2 बार ब्रश कोलगेट की नहीं कर रहे लोग, लेकिन डाबर की कर रहे हैं थोड़ा सा। या हो सकता है जो एक बार भी कर रहे हैं वो डाबर के ब्रश से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो डाबर से थोड़ा सा बेटर नंबर एक्सपेक्ट करें। शुक्रिया आप मंगलम। कंचन के पास चलते हैं और जानते हैं सिप्ला के नंबर्स कैसे रहेंगे। कंचन जी, सिप्ला के अगर Q2 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे म्यूटेड देखने को मिलेंगे, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो इनकी यूएस की सेल्स है, वहाँ पे हमें एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई देगा। अब डायरेक्टली नंबर्स के ऊपर आया जाए तो रेवेन्यू में देखिए आपको केवल 4% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो ये तो नेट टू नेट ही हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्लैट साइड में प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे आपको देखिए एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। एबिटा में करीबन 3.5% की गिरावट और मार्जिन भी यहाँ पे आपको 2% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो यूएस की सेल्स है वहां पे हमें 12% की एक गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज इनकी जो जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, उसका जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जो प्राइस इरोजन है वहां से भी जो एक प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर सेल्स देखी जाए तो वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्गर साइड में दिखाई दे रही है। अफ्रीका की सेल्स में 9% का इजाफा आ सकता है, बिकॉज सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से हम रुपए का डेप्रिसिएशन देख रहे हैं उससे वहां की सेल्स को बूस्ट मिल रहा है।
अगर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के सेगमेंट की बात करी जाए तो वहां पे हाई सिंगल डिजिट यानी कि 9% तक की वृद्धि हमें साल दर साल जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इनका गैस्ट्रो सेगमेंट है वहां पे एक डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। की फोकस एरिया क्या होंगे उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। इनका जो हड्डियों का सेगमेंट है उसके ऊपर किस तरीके का प्रोग्रेस आता है मैनेजमेंट की तरफ से उसकी थेरेपी को लेके, और साथ ही साथ इस टाइम पे जो कंपनी है अपने रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो में ट्रिपल कॉम्बिनेशन लॉन्चेस का प्लान कर रही है, तो उसके ऊपर किस तरीके का प्रोग्रेस है। लेकिन ओवरऑल नंबर आपको म्यूटेड देखने को मिलेंगे। ओवरऑल नंबर म्यूटेड देखने को मिलेंगे। एक नंबर और जोड़ देते हैं जहां पे नंबर्स कैसे रहेंगे ये तो दीपाली बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेक्निकल पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग है। दैट्स पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक। दीपाली की एक्सपेक्टेशन है इस बार? थैंक यू वीरेन। और नंबर्स देखें कैनरा बैंक के तो फ्लैट अर्निंग्स देखने को मिलेंगी सीक्वेंशियल बेसिस पे। वाई बेसिस पे नंबर्स में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे की आउटलुक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नंबर्स जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम से शुरुआत करें तो 8 से 90 करोड़ के आसपास ये रह सकती है, 932 करोड़ से घटकर। मुनाफे में हालांकि ग्रोथ दिखाई देगी, 416 करोड़ का मुनाफा बैंक रिपोर्ट कर सकता है वाई बेसिस पे 401 करोड़ से बढ़कर। वहीं अगर आप लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे तो इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे तो ये दोनों ग्रोथ फ्लैट दिखाई देंगी, लेकिन वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है लोन ग्रोथ में भी और डिपॉजिट ग्रोथ में भी। दरअसल इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में मॉडेस्ट डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो कि लोअर प्रोविजनिंग की वजह से ऑफसेट होते हुए दिख रहा है, इसीलिए ओवरऑल पैट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए के आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे नेट एनपीए फ्लैट रहेगा 0.6% पर ही वर्सेस 0.6% अगेन। ग्रॉस एनपीए 2.6% रह सकता है वर्सेस 2.7%। मार्जिन्स में थोड़ी मॉडरेशन देखने को मिल सकती है। अनुमान जताया जा रहा है कि निम्स में स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, मामूली सा। सीक्वेंशियल बेसिस पे 2.1% के आसपास आ सकते हैं वर्सेस 2.2%। वहीं एसेट क्वालिटी अगर आप ओवरऑल देखेंगे वाई बेसिस पे तो वो इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। जो इनकी ओवरऑल कॉस्ट रहेगी वो ब्रॉडली अंडर कंट्रोल रहेगी। तो नंबर्स फ्लैट रहेंगे, वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट नंबर्स रिपोर्ट करेगा कैनरा बैंक। ओके चलिए, फ्लैट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं कैनरा बैंक से। शुक्रिया दीपाली। तो ये अब कुल मिलाकर कल के जो आने वाले नंबर्स थे उन पर एक प्रीव्यू। थोड़ा सा मार्केट देखिए वही 26,050 के जोन में आकर थोड़ा सा फंस जाता है। हालांकि आज हमने एक बार उसको क्रॉस जरूर किया, 26,100 तक भी गए, लेकिन फिर थोड़ा सा हायर लेवल से मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल रही है। एक बार एल्केम लैब्स का चार्ट देखते हैं ज़रा। एल्केम लैब्स लेकर आइए ज़रा। ये देखिए, ये एकदम से डी हाई पर आया स्टॉक का। चंदन एक बार फार्मा स्टॉक्स में देखिए, अगर एल्केम लैब्स का चार्ट अगर आपको थोड़ा ठीक लग रहा हो, या कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो फार्मा में। देखिए फार्मा में 2 काउंटर पे रेडार पे है। एक तो लोरस लिब है जहाँ पे पिछले 5 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज भले स्लो है बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट होके कहीं ना कहीं 4 डिजिट के टारगेट बनने चाहिए। सो 940 के सपोर्ट से 1000 तक के लेवल बनने चाहिए। अब हम एलकेएम की बात करें तो एलकेएम में काफी अच्छा एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। पिछले लगभग आप देखोगे तो 50 दिनों से एक रेंज बाउंड बायस बना रहा है, और उस रेंज बाउंड बायस में भी जब भी ये 5200 के आसपास आता है कोई ना कोई तरीके से खरीदारी आ जाती है। और कल के दिन इसने 5320 का लो बनाया, तो हायर बेस भी यहाँ पे बन रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद हायर बेस यहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं और अब 5400 का सपोर्ट काम करेगा, और 5400 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 5700 से लेके 5850 तक अपसाइड एलकेएम दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे राजेश सातपुरा जी के पास एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष खयाल जी के पास चलेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बीएचईएल भेल के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। भेल ने कंसोलिडेशन दिखाया था, लेकिन इस कंसोलिडेशन के अपर बैंड को आज ब्रेक किया बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो बीएचईएल का 245 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए 45 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 7 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 16 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। का कॉल ऑप्शन राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? जो पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है तो उसमें से मेरा पिक रहेगा आरईसी। आरईसी मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद इसने एक आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दिया है। तो जिस तरह से वॉल्यूम पैन आउट हो रहे हैं मुझे लगता है इसका टारगेट बनेगा करीबन 408 से 410 का। तो आप 410 का टारगेट पोजिशनल लिमिट दूंगा। स्विंग का टारगेट अगर किसी को प्योर स्विंग प्ले करना है तो 400 का एक रेजिस्टेंस है, तो 400 से लेके 410 ये इसका टारगेट रेंज होगा आरईसी का। स्टॉप लॉस होगा 380।
ओके, REC 384 पे आशीष ख्याल जी के पास चलते हैं चार के चमत्कार पिक करने के लिए। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा पिक होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था बहुत स्ट्रांगली, और वेज शेप पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। स्टॉक ने अभी 20 DMA के ऊपर सस्टेन करा है और क्लोज शायद वहीं पे देगा, तो HDFC लाइफ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में 735 का और टारगेट है 805 का। ओके, HDFC लाइफ। गौरांग जी, आपकी मिड कैप कॉल क्या रहेगी आज? तो वित्तीय क्षेत्र पर हमने ध्यान ज्यादा दिया है वीरेंद्र जी, और जिस प्रकार से पूरे वित्तीय क्षेत्र के नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर मजबूत NBFCs, यहाँ से एक छोटी मझौली बैंक है क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर काफी लंबे समय से हमने खरीदारी की राय दी है, और वो है फेडरल बैंक। मेरे ख्याल से अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर के आसपास कामकाज कर रहा था जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी। जो इन्होंने पूंजी जुटाई है और जिस तरीके से भविष्य के कारोबार की टिप्पणी या रणनीति सामने रखी है, हमारा भरोसा और भी मजबूत हो गया है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। ओके, फेडरल बैंक 234 पे महाराज जी ने पहला ट्रेड पिक किया था, सस्ता ऑप्शन। उन्होंने पिक किया BHL की कॉल को, और आपकी स्क्रीन पे वो ट्रेड्स हैं, एक बार आप जॉट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 970 पे 16 के लक्ष्य के लिए आपने बाय कॉल दी। उसके बाद राजेश जी के पास गए हम। आज के FNO सुपरस्टार के लिए ट्रेड रहा उनकी तरफ से REC फ्यूचर्स। आशीष कयाल जी ने पिक किया आज का चार का चमत्कार HDFC लाइफ रिवर्सल ट्रेड, और गौरांग जी की अभी आज की जो मिड कैप फंडा कॉल है फेडरल बैंक मिड कैप बैंकिंग में क्या सुपर स्विंग प्रोवाइड किया था इस स्टॉक में। निफ्टी अभी 26,046 की डगर को पकड़ के चलता हुआ, आई थिंक कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट, न्यू सीरीज, नई सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था, नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था। 26,000 की इस प्राइस की उपलब्धि है कि हम 26,000 के ऊपर टिके हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा सुप्रीम है, स्ट्रॉन्ग है। ये बायोकॉन हमने मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में डिस्कस किया नहीं अभी तक। चंदन, बायोकॉन पे, एल्केम पे आपका व्यू था, लॉरस पे था, बायोकॉन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बायोकॉन भी काफी अच्छा सेटअप बना है, और आप देखोगे लगभग यहाँ पे 55-56 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पहले 373 370 के आसपास हर्डल आता था, आज डिसाइसिवली उसके ऊपर हुआ है और क्लोज भी दे रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो लगभग 10-11 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 365 का सपोर्ट काम करेगा, ऊपर में 390 तक के टारगेट हम फॉलो होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये हो गया जनाब बायोकॉन। तो अभी थोड़ा सा ना मोमेंटम की कमी है, बहुत ट्रेड स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, और जो शुरुआत में मेंशन कर दिए गए थे वही अगर आप देखें डोमिनेट कर रहे हैं। लुक एट पॉली कैप एट 17 डे हाई पर, और ये अब जो इसकी 10 अक्टूबर से लेकर अब तक की पूरी प्राइस रेंज है उस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन तो है। आशीष जी, कोई ऑप्शन पिक करेंगे आप? हालांकि ऑप्शंस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, आई मीन वाइल्ड प्राइसेस हैं, पर आपका टेक क्या है पॉली कैप पे? बिल्कुल, पॉली कैप पे बिफोर आई कैन गिव, ये हमारे निवेश में है और पॉली कैप में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, और ये स्टॉक बहुत ही अभी से नहीं है, काफी समय से धीरे धीरे चल के ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ओवरऑल जो वीकली चार्ट है ना वीरो, वो भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है, और डेली में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉलीकैप पे राय ये है, प्रीवियस जो स्विंग था इसका अराउंड 760 के आसपास, वो ब्रेक हो चुका है। ऊपर में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो 8,500 भी क्रॉस कर सकता है। ऑप्शन अगर अभी लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में अवॉइड करिए, बल्कि कैश में अभी बाय करना ज्यादा बेटर होगा। और नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो यहाँ पर 7235 का लगाना होगा। ये थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करें तो 7480 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है 8000 के टारगेट के लिए। ओके, 8000 के टारगेट्स के लिए पॉली कैप पर एक व्यू लिया जा सकता है। APL अपोलो की एक और अनाउंसमेंट आई है। ऑब्वियसली नंबर्स तो आ ही गए थे, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे अगले 3 साल में, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी जो है वो FY28 तक 6.8 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी सी, उसके बाद वापस एक हल्की सी रैली यहाँ पर बनती हुई अपोलो APL अपोलो में। इसके अलावा एक दो और स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है हमें। अभी ABB स्पॉट किया और उसकी बात हुई।
एक बार जरा डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट लेकर आइए, जरा एक बार डॉक्टर रेड्डीज दिखाइए मुझे। एकदम से देखिए स्टॉक क्या कोलैप्स हो रहा है, ये एकदम से 4% नीचे आ गया अब डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक का। काबा सर क्या करें इसमें, एकदम से बड़ी गिरावट डॉक्टर रेड्डीज में? बिल्कुल गिरावट है, और ये आपने और मैंने बेचा इसलिए नहीं गिरा है, कोई इंस्टीट्यूशन ने, बड़े प्लेयर्स नहीं बेचे। आप तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी का जो चार्ट बना है डेली और वीकली चार्ट बुरा बना हुआ है। ट्रेड कर रहा है 1237, स्टॉप थोड़ा डीप लगा है 1290, अब भी सेल बनता है, हो सकता है 1200 भी देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में ना हो, लेकिन यस इट्स अ सेल डॉक्टर रेड्डी। वैसे गाबा सर आप मजाक अच्छा करते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो कुछ चीज़ तब बेचूँगा जब मेरे पास होगी, तो ऑब्वियसली लेकिन हाँ जो गाबा सर कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ छोटे मोटे प्लेयर की सेलिंग की वजह से नहीं आया है, इस तरीके का मूव जो आया है वो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के बेचने की वजह से आया। चलिए छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। वेदांता वाली हियरिंग शुरू हो चुकी है, एनसीएलटी वाली, कुछ देर में आप फ्लैशेस देखेंगे, अभी टाइम लगेगा उसमें। हालांकि अभी तो सिर्फ सेबी ने कहा है कि वो एक इंटरवीन एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं और उस एफिडेविट को रिकॉर्ड पे रखा गया है। इस पर डिटेल्स लेते रहेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मेहरबून जी गुड आफ्टरनून। ट्रम्प साहब ने तो अनाउंस कर दिया कि ट्रेड डील होने वाली है, हालांकि अब तक हमने तो पुष्टि की नहीं, लेकिन क्या ट्रेड डील आएगी तो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे हम? आई थिंक अनुज एग्जैक्टली एक महीने पहले आपके ही चैनल पर आपको ही बताया था कि चोरी से मार्केट का ब्रेथ इम्प्रूव हो रहा है पोस्ट द जीएसटी रैशनलाइजेशन अनाउंसमेंट, कि मार्केट ब्रेथ दिखा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है और अगले 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में अ न्यू हाई इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। वो कहने के बाद मुझे कम से कम एटलीस्ट 7-8 वेल विशर्स कॉन्टैक्ट जो भी कहिए फ़ोन करके पूछा था कि आपको क्या हो गया है, आप न्यू हाई की बात कर रहे हो। बट आई थिंक न्यू हाई मुझे लगता है होना ही है, बिकॉज उसके लिए काफ़ी सारे कारण हैं। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो टाइम भी 8% बाकी था निफ्टी में। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट 14 महीना न्यू हाई से उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा था, टाइम बाउंड करेक्शन हो रहा था। आस्ते आस्ते लोग वैल्यूएशंस क्वेश्चन करने भूल गए, कोई वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा है, एंड होल लॉट ऑफ पॉजिटिव्स हैव हैपेंड एज फार एज इंडिया गोज। एक दिक्कत थी, आज भी वो शायद दिक्कत है, कि एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो पीक पर थी। एफआईआई का एक्सपोजर इंडिया में था वो बॉटम पर था पिछले कई सालों में, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रेजिलिएंट थे, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे आते गए, उन लोग इन्वेस्ट करते गए, एंड ऑल दिस अलाउ मी टू से वो बिग पॉजिटिव्स। वन बिग कंसर्न एट दैट टाइम वॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स इम्प्रूव नहीं हो रहा था, और कहीं पर भी अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स इम्प्रूव होता है तो एक मार्केट को अच्छा सा लेगअप मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी रैशनलाइजेशन अनाउंस कर दिया, मार्केट तैयार हुआ ऊपर जाने के लिए। अभी तक जो रिजल्ट आई थी उसमें अभी तक ज़्यादा कोई दिक्कत दिखती नहीं, और डायरेक्शनली ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स विल इम्प्रूव गोइंग अहेड, बिकॉज कंजम्पशन विल पिक अप। आप देखिए इंटरेस्ट रेट कट, जीएसटी रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स कट, सुपर लिक्विडिटी मेजर्स जो आरबीआई ने अनाउंस किए हैं, इन्फ्लेशन बिनाइन है, फिजिकल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, ऑयल प्राइस लोएस्ट लेवल पर है, और मॉनसून हैज़ बीन गुड, एग्रीकल्चरल क्रॉप में प्रॉब्लम नहीं है, और S&P अपग्रेड इंडिया को हुआ है। ये सारे फैक्टर्स एक पोटेंट कॉकटेल बन जाता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो व्हेन पीपल वर से कि न्यू हाई बनेगा, आई डोंट नो व्हाई पीपल वर क्वेश्चनिंग, और आज के तारीख में वर्चुअली एवरीबडी से, मुझे याद है अनुज जी आप भी कह रहे थे कि न्यू हाई इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल, एंड व्हेन वी आर हेडिंग फॉर दैट मोर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग एज कोरस एंड एरिंग द सेम टाइप ऑफ व्यू। कंसर्न क्या है? कंसर्न एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम। इसमें ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि क्या होने वाला आगे चल के, बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए वर्ल्ड इज बिकमिंग अ मोर एंड मोर डर्टियर प्लेस। दूसरा बात है जो मेरा पर्सनल मानना है, अभी तक कोई कहता नहीं है, मेरा एक कंसर्न है
कि जो यूएस मार्केट एक तरफ से चिपट गया है, नास्डैक पकड़ो, S&P पकड़ो, डाउ पकड़ो, सब ऑल टाइम हाई पर है और जो शार्प राइज आई है, ये थोड़े महीने पहले जो रैली जो गोल्ड में आई थी और सिल्वर में आई थी, और जब भी ऑल टाइम हाई बनता है कोई भी एसेट में या कोई मार्केट में, आई थिंक वहाँ से जब भी करेक्शन आता है दैट कैन बी अ लिटिल बिट शार्प. So if for some reason US markets react sharply on the downside from whatever level, I think that according to me could be a concern which can possibly pull a little bit of break as far as the Indian markets goes. Otherwise मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत दिखता नहीं है. I think money will continue to keep coming into India at a later date even from the FIIs. मेहरबान जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन आपने देखा जो चल रहा है, अभी भी नंबर्स आ रहे हैं. अभी तक सबसे प्रभावशाली इम्प्रेसिव अगेंस्ट प्राइस, मतलब प्राइस की तुलना में अगर आपको कहीं पर वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं, कुछ चेज करने लायक है, कुछ खरीदने लायक है, कुछ मैनेजमेंट से जिनसे आप बातचीत कर रहे हो, क्या सबसे सटीक लग रहा है आपको इस अर्निंग सीजन के बाद? आई थिंक मैं कहूँगा इसको मैं अलग से जवाब दे दूँगा, इफ़ यू अलाउ मी टू से, वीरेंद्र जी, विद फुल रिस्पेक्ट टू यू. आई थिंक जो हम लोग ने मार्केट में 5.5% का राइज देखा है ये महीने में, इट इज़ मेनली लेड बाय लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, बैंक्स एंड मेटल्स. तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द वे द मार्केट टेक्स इट्स लेग फॉरवर्ड. एवरीथिंग डजंट गो अप टुगेदर. तो अभी मुझे लगता है काफ़ी सारा स्कोप है मार्केट में, साइड मार्केट में, फॉर थिंग्स टू गो अप फ्रॉम हियर. मैं ना नहीं कहता हूँ. मेहरबान जी एक सेकंड होल्ड करिए. बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय, उसको थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं एक बार. सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, सेबी ने वेदांता की डीमर्जर स्कीम को अप्रूवल दे दिया है. तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है. सेबी ने ये कहा है कि उन्होंने एक वार्निंग लेटर दिया था, तो वो एक गो अहेड दे दिया है उनको, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे. तो एक बड़ी अड़चन जो वेदांता के डीमर्जर में थी सेबी के अप्रूवल की, वो इस समय क्लियर होती हुई. अगर कुछ ही देर में असीम को भी जोड़ेंगे, हालांकि अब वो सुन रहे होंगे उसको, तो थोड़ा सा उनको समय देते हैं. लेकिन यहाँ पर ये एक अनाउंसमेंट इस समय आ रही है वेदांता को लेकर कि सेबी ने एक गो अहेड दिया है इस चीज़ को लेकर. उनका हलफनामा जो है उसको रिकॉर्ड पर लिया गया है और सेबी की जो एक अप्रूवल है वो उन्होंने कहा है कि विद वार्निंग लिया गया. तो ये एक बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर वेदांता के लिए. मेहरबान जी, वेदांता पर क्या भी होगा आपका? तो आएंगे आप बैंक निफ्टी पर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, थोड़ा एक बार इस पर आपका व्यू लेना चाहूँगा. आई थिंक एक जो क्लाउड था वो भी निकल गया है एंड आई रिमेन पॉजिटिव ऑन द एंटायर मेटल पैक, जो मैंने पिछली बार भी कहा था. एंड आई थिंक मेटल्स इज लीडिंग द मार्केट अलॉन्ग विद बैंकिंग एंड अलॉन्ग विद रिलायंस एंड लार्सन एंड टुब्रो. और मुझे लगता है कि मेटल्स द मोमेंटम विल कंटिन्यू एंड इवन अ 5 to 10 to 15% राइज ओवरऑल इन मेटल स्टॉक्स. मैं एक साल का प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोमेंटम अभी इन फेवर है एंड आई पर्सनली बिलीव दैट द मेटल्स हैव टू गो अप अ लिटिल बिट मोर. और इसमें वेदांता वुड बी अमंग माई टॉप 3 पिक्स. अमंग टॉप 3 पिक्स. चलिए अब आप वापस आते हैं उस टॉपिक पर. आप आई थिंक बैंक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे मेहरबान जी, वीरू के सवाल पर. हाँ, मैंने कहा था कि आई थिंक बैंक्स, मेटल्स, L&T एंड रिलायंस हैव लेड द रैली. वीरू जी पूछ रहे थे कि आगे चल के कौन से स्टॉक्स है जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. तो मैंने कहा था कि थीम वाज आई थिंक बैंक्स वन कैन स्टिल प्ले ऑन. यहाँ पर एक क्वेश्चन उभर कर आता है कि PSU बैंक्स आर डूइंग वेल, व्हाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नॉट फॉलोइंग. समवेयर वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट. और ये सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, बट डिस्पाइट दैट आई एम सेइंग लेट अस लुक एट ICICI बैंक. क्या प्रॉब्लम है रिजल्ट्स में? कुछ नहीं है. स्टॉक चलता क्यों नहीं है? चलता इसलिए नहीं है बिकॉज ICICI बैंक सफर्स फ्रॉम वन मेजर प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज वर्चुअली एवरीबडी इज ओनिंग ICICI बैंक. इतना बड़ा बैंक हो गया है कि इफ़ यू सी द नंबर्स इम्प्रूव बाय 10%, द स्टॉक विल गो अप बाय 10 to 12%. So this is not a stock which can give super returns, but कहीं पर now private sector banks, maybe including Axis Bank, including Kotak Bank at the present level, do provide a decent opportunity. And on the whole, ये पूरी banking space में, I still remain positive. I was positive. They have given a sharp rally, and I still remain positive. इसका और एक कारण है. ये कारण ये है कि credit offtake, mind you, Anuj ji, has still not picked up. And if credit
picks up, credit growth picks up, I think it's going to be a great thing for banks. So I remain positive on the entire banking space. अच्छा मेहरबून जी, एक वो थीम जिसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, स्पेशली लास्ट 2 सालों में, एक्सचेंजेस, एएमसीज। अब क्या हुआ, जब वीकली एक्सपायरीज चली गई तो हम थोड़ा सा एक्सचेंजेस में लोगों की पोजीशंस को ट्रिम होते हुआ देख रहे थे, थोड़ा सा एग्जिट हो रहे थे, चार्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, स्टेबल नहीं थे। और अब एक उस एपिसोड के बाद हम थोड़ा सा एएमसीज पे शिफ्ट हो गए। लेट्स मूव टू एएमसीज नाउ। अब जब सेबी का प्रस्ताव है कि भाई आपके एक्सपेंसेस रेशो को हम थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं, आप एग्जिट लोड पे अगर डेंट होगा, सडनली दोनों पिलर्स, एक तरफ ब्रोकिंग हाउसेस, एक तरफ आपके एक्सचेंजेस, दोनों पे डेंट पड़ रहा है। आपका इस स्पेस पे टेक क्या होगा? ये आई थिंक आपने भी और अनुज जी ने भी पहले भी वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, और आंसर इज़ अ वेरी जनरल आंसर जो मैं भी कहूँगा और कोई भी यही कहेगा कि एक धंधा है जो दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। वैल्यू करना हैज़ बीन डिफिकल्ट। लाइक BSE, हाउ विल यू वैल्यू दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज? इवन इन MCX, एंड बोथ ऑफ देम आर इन माई पोर्टफोलियो। I think जो announcement आया है, that announcement according to me will meet with a lot of resistance. There will be a lot of representations made. AMCs को धक्का बैठेगा कि institutional brokers को धक्का बैठेगा, ये आज के तारीख में कहना difficult है. I personally believe that both will have to take some hit here and there. Is it the end of the road for them? Certainly not. The problem is regulations बढ़ते जा रहे हैं. The cost of transactions कम करने का तरीका है. SEBI is trying to do what it can. It will definitely affect the margins of AMCs and even brokers. आप देखिए आज मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक हो, एंजल का स्टॉक हो, I think they all taken a hit. But somewhere understand कर दीजिए कि मोतीलाल ओसवाल जैसा कंपनी है. I think they do a lot of research work. They do a lot of work for the retail people also. So sharp 7, 8, 6% fall आता है. Somewhere there will be a buying opportunity which will surface even for AMCs as well as for broking houses. लेकिन अभी के तारीख में let's be very honest, 5 दिन पहले आप मुझे सवाल पूछते हैं, मैं कहता अच्छा लगता है. आज के तारीख में मैं थोड़ा रिजर्व हूँ, और रिजर्वेशन में मैं ये भी कहूँगा कि अभी के लिए इसमें डेफिनेटली एक ब्रेक लग गया है, एंड देयर कुड बी सम weight loss for them. They may shed some more weight, but somewhere again they will provide an opportunity because this thing will get adjusted in some way or the other, and there could be some concessions later on, hopefully, which SEBI will provide for the benefit of this AMCs as well as for the broking community. ओके, चलिए एक बात हो गई यहाँ पर ब्रोकिंग कम्युनिटी की। मेहरबून जी, रिलायंस में आज अच्छी खासी तेज़ी है, इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी अच्छी खासी तेज़ी है, HP, BP, IOC में। ऑयल एंड गैस स्पेस में आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे इस समय? I think I continue to like the oil marketing companies. Refining margins have picked up. Even something like an IOC अच्छा लगता है, Chennai Petro अच्छा लगता है, Reliance Industries अच्छा लगता है. There are a whole lot of options over here. और जो stocks जिसने अभी भी परफॉर्म नहीं किया है, they also could possibly start moving up. So this is the time to look at public sector stocks जिसने पिछले 2 महीने में कुछ नहीं किया ज़्यादा. Like a power finance company देखिए, PFC देखिए, REC देखिए. I think they also have not done too many things. Gas Authority of India देखिए. So I think there is a lot of options available for investors to pick and choose right now. 90% of people momentum chase करता है, 10% of people chase value, and I certainly believe there is a lot of value in some of these stocks in the oil and gas space. ऑल राइट, मेहरबून जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ इन सब टॉपिक्स पर। एक बार इस मामले को ज़रा वापस रिविजिट करते हैं। असीम सुन रहे थे वो पूरा का पूरा मामला। असीम, 2-3 डेवलपमेंट्स हैं, ज़रा बता दीजिए सेबी की तरफ से क्या आया, और ये फिर अब मामला आगे 12 नवंबर तक क्यों पुश हो रहा है फिर? देखिए, सेबी ने एक इंटरवीनिंग एप्लीकेशन फाइल की थी। सेबी अपना जवाब रिकॉर्ड के ऊपर रखना चाहता था। जब ये स्कीम का मर्जर हुआ था, वेदांता का डिमर्जर हुआ था, तब उन्होंने सेबी की मंजूरी नहीं ली थी। तो सेबी ने उनको एक वार्निंग लेटर भेजा था कि आपने हमारी मंजूरी नहीं ली है। तो उसके बाद उन्होंने वेदांता ने स्कीम को पूरा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद दोबारा से सेबी के सामने रखा और सेबी की मंजूरी ले ली। तो सेबी ने इसको मंजूरी दे दी और रिकॉर्ड पर अब जो NCLT के रिकॉर्ड पर एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि हाँ, हमने इसकी मंजूरी दे दी है।
लेकिन पिछले कुछ अगर सुनवाई की मैं बात करूं तो पिछली सुनवाई में बेंच अलग थी और उसके बाद जो एक चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद से बेंच का कंपोजिशन पूरी तरह से बदल गया। तो अब ये जो नई बेंच है वो मैटर को दोबारा से सुनेगी, यानी कि मैटर की दोबारा से फ्रेश सुनवाई अब होगी। तो 12 नवंबर को अगली तारीख इसकी रखी गई है जहां पर किस पूरे मैटर को दोबारा से सुना जाएगा। तब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अपने कमेंट्स देगी कि इसको ये मर्जर की मंजूरी है या नहीं है। तो उसके बाद हमको देखना होगी 12 नवंबर को जो सुनवाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा और डिले जो प्रोसेस है वो हो गई है। जी हाँ, प्रोसेस थोड़ा सा और डिले हो गई है 12 नवंबर तक। असीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब रणनीति पे आते हैं। अनुज, पहली बात तो ये है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि 26,000 के ऊपर का क्लोज है। इस मनोवैज्ञानिक स्तर को हमने फिर पार किया, फिर इसके ऊपर क्लोज दिया। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्लोज को और कल के लिए व्यू क्या रखेंगे थर्सडे के लिए? बीरो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम 26,000 के ऊपर बंद होने वाले हैं। ये पहली बार होगा पिछले साल 27 सितंबर के बाद जब हम 26,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। और उस दिन की सिग्निफिकेंस, उस दिन आपने लाइफ टाइम हाई बनाया था और वो लास्ट दिन था जब आप 26,000 के ऊपर बंद हुए थे। उसके बाद से मार्केट गिरता ही चला गया था, आपको याद होगा। तो 27 सितंबर 2024 के बाद पहली बार, मतलब 11 महीने के बाद पहली बार हम 26,000 के ऊपर बंद होने जा रहे हैं। अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करिए मार्केट में। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। बीच बीच में कल जैसे दिन आते रहेंगे जिसमें मार्केट थोड़ा गिरेगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ही होगी। अगर गैप डाउन हुआ भी, पहली बात तो गैप डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गैप डाउन हुआ भी तो भी वो रिकवरी आ जाएगी उसमें। एक चीज़ बस है, जो लोग थोड़ा सा रिस्क को एक फैक्टर इन करना चाहते हैं वो चाहें तो हेज कर लें, क्योंकि एक फेड का आउटकम आना है। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू अपने आप को हेज करना चाहते हैं तो एक बार वो कर सकते हैं आप, दैट्स इट। बट इसके अलावा मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है बीरो। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, स्टे लॉन्ग कैरी लॉन्ग कल के लिए। और हम जी हाँ, कैंडल देखने को जो मिली थी 26,000 वाली, वो एक ही थी 25 सितंबर वाली। उसके बाद तो जनाब यकायक कहाँ से कहाँ गए। इस दौर का जो लो था वो था करीब, आप समझिएगा कि मैं क्या मतलब थोड़ा सा चार्ट के लिए अगर आप देखें, रीड नहीं कर पा रहा हूँ, बस वो था करीब 21,743, याद रखिएगा। खैर, अब चलते हैं यतिन के पास। आपने रणनीति समझ ली, अब चलते हैं डीलर्स क्या सोच रहे हैं, क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या शॉर्ट है। यतिन, डीलर्स की अप्रोच क्या? गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए, दो स्टॉक जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में है। सबसे पहले भारत हेवी यानी BHEL। ये काउंटर रिजल्ट्स के पहले ओपन इंटरेस्ट में 8% की बढ़ोतरी, फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि 250 से लेके 252 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं नवंबर फ्यूचर्स के लिए। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा दिवीज, और यहाँ भी अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप है। ओपन इंटरेस्ट 5% ऊपर है और फार्मा शेयरों में आज ऐसे भी एक फ्लेवर है तेजी का। दिवीज लैब की बात करें तो यहाँ डीलर्स को लगता है 6625 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और यहाँ दिग्गज FIs खरीदारी कर रहे हैं। तो ये भी एक काउंटर जो है डीलर्स के रेडार पे। ओके, चलिए, तो ये दो स्टॉक्स डीलिंग रूम रेडार पर। चलिए अब काम करते हैं, BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गावा सर, आपसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक अंबुजा सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड ट्रेड कर रहा है 570 के आसपास, टॉप बहुत टाइट है 567, 3 रुपए का है। मेरे ख्याल से 580 तक जाना चाहिए कल तक अंबुजा सीमेंट। ओके, अंबुजा सीमेंट्स 570 पे आपका बाय कॉल। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, SPCL में खरीदारी करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकआउट SPCL में देखने को मिला है, तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे 461.90, 461 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 480 रुपए 480 की टारगेट सेट करना है। ओके, मीनवाइल एक बार आप वेदांता लेकर आइए वापस। देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्यों वो जो शुरुआत में तेजी आई एकदम से वापस क्यों गिरा स्टॉक। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब वो मामला वापस फंस गया है और वो फिर डिले आ गया है। हालांकि सेबी का अप्रूवल आया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का अब तक कोई अप्रूवल नहीं है और ये मामला फिर से उनकी एक फिर से फ्लैश वो होगी, तो थोड़ा सा डिले हो गया है। इस वजह से वो जो रैली आई वो पंक्चर हुई और अब ये स्टॉक थोड़ा सा उस वजह से कोलैप्स हुआ। लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि क्यों ये स्टॉक जो है वो ऊपरी लेवल से वापस स्लिप हुआ, क्योंकि अब एक फिर नई डेट दे दी गई है यहाँ पर। इस वजह से आप इस तरीके का मूव यहाँ पर वेदांता में देख रहे हैं। चंदन जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल, मैं कल के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे फोकस करूंगा। हिंद पेट्रो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर हाईएस्ट लेवल को टेस्ट किया है
ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में काउंटर एंटर हो चुका है और इनफैक्ट पूरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में पॉजिटिव मूव है। पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक नया मूव बना है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 461 का इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 479 482 तक के टारगेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बनने चाहिए। बदलने के लिए, लेकिन अभी एचपीसीएल की कॉल आ चुकी है चंदन, इन केस अगर आपके पास कोई और विकल्प भी है तो। बिल्कुल, दूसरे विकल्प पे मैं फोकस करूंगा एमसीएक्स। ऐसा लग रहा है एमसीएक्स का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। पिछले 9 दिनों में जो करेक्टिव मूव बना था वो 9600 से लेके 8975 तक बना था। आज के दिन भी वही 9000 के लेवल को होल्ड करके यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है हल्का सा फॉलो पाएगा कल तो एक काउंटर में वापस नया मूव बन जाएगा। 9000 के सपोर्ट से अब यहाँ पे 9620 जो इसके लाइफ टाइम आई है वहां तक के टारगेट एमसीएक्स में बनने चाहिए। ओके, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मैं हेवल्स को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि एस्ट्रल हेवल्स में इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट है। इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और करीबन 1500 का वो लेवल था, 1517 पे क्लोज हो रहा है। तो हम हेवल्स लेके जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ से 1495, क्योंकि 1500 का सपोर्ट है टेक्निकली, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। सामने जो रेजिस्टेंस है यानी टारगेट दिखता है वो है 1560, जो कि इसका 200 डीएमआई है। तो 1560 के टारगेट के लिए हेवल्स इज अ बाय। ओके, हेवल्स इज अ बाय। ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। आशीष कैल जी आपकी पिक। देखिए मेरी पिक होगी यहाँ पे एनबीसीसी। काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, आज के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अपने 20 डीएमए से सपोर्ट लिया, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त पिकअप हुए, तो एनबीसीसी बीटीएसटी की तरह लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट है 120 का और स्टॉप लॉस लगाना हुआ है 110 लेवल का। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए बीटीएसटी ट्रेड्स। चलिए वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए। ब्रेथ अच्छी रही अनुज। अगर आप देखें टुवर्ड्स क्लोज मिड कैप आईटी की शार्पनेस थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है और निफ्टी का क्लोज बेहतरीन है 56,050। मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट अबाउट 26,000। देखिए लॉन्ग 133, ये आपको वो डेफिनेटली एक कहते हैं स्ट्रेंथ कन्विक्शन दिखा रहा है। शॉर्ट 50, लॉन्ग अनवाइंडिंग, दैट्स गुड। पहले दिन है सीरीज का और इस 26,000 की क्लोज पे कोई ये नहीं चाह रहा है कि मैं अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करूं। कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग, दैट्स गुड। आइए देखते हैं कि करके ट्रेड्स कौन कौन से जिन्होंने आज लॉन्ग विटनेस किया। आज सीरीज के पहले दिन इस मैदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था और अच्छी बात है कि यहाँ पर आज लॉन्ग सेट हुए, ना कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। फॉरेन रेवेजेस नंबर्स और एक करार इनको लेके आया इस ट्रैजेक्टरी में। सबसे स्मार्टेस्ट रिवर्सल इस स्पेस में सेल आईओसी यानी मेटल्स और ओएमसीज का एक और बास्केट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, तो ये आज के फ्लेवर रहे। आईवीएल में शॉर्ट कवर था। पॉलीकैप ऑलमोस्ट इस जोन के क्लस्टर पे हाई पिट, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, इरेडा, यहाँ पर भी मूव स्ट्रॉन्ग रहे। और शॉर्ट जहाँ बना हुआ वो HDFC ये पूरा का पूरा स्पेस आज डेंट पड़ा। सेबी के नए मतलब अगर आप देखें तो जो टिप्पणी थी रिगार्डिंग एक्सपेंस रेशियोज और साथ ही साथ जो एग्जिट लोड है उसको लेकर HDFC एथिक्स कैम्स बैकवर्ड पे था और डॉक्टर एडीज में भी एक कोलैप्स था टुवर्ड्स डे लो। लेकिन मानस मिड कैप आईटी एक अच्छा क्लोज दे रहा है, निफ्टी आईटी का अच्छा क्लोज दे रहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है कि अबव 50 डिमा आप कैसे अप्रोच करेंगे आईटी में और कुछ खास जो कि कैरी करने लायक हो आईटी में। तो देखिए सबसे बढ़िया एचसीएल टेक रहेगा। एचसीएल टेक में खरीदारी करनी चाहिए। शायद मैंने पहले भी इसको रिकमेंड किया क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से तो लार्ज कैप के साथ ही रहना बेहतर रहेगा। 1530 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 1620 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। यहाँ पे एचसीएल टेक स्ट्रॉन्गेस्ट है। राजेश पुते जी एक दो इसमें आपसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जरा डायरेक्टर साहब रखिएगा प्लीज़। बैंकिंग में इंडसइंड बैंक जिस प्रकार का क्लोज दे रहा है ये इंडस रखिएगा। इंडसइंड बैंक 809 सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हालांकि आज बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, बट उन चॉइसेस में आप इंडसइंड बैंक को कहाँ रखेंगे? आई थिंक वीरेंद्र जी एक अच्छा कॉन्ट्रा सेटअप है। आई थिंक आवाजे ने इसको दिया था और जिस तरह से ये सेटअप पैन आउट हो रहा है 850 से लेके 870 ये इसका आई थिंक शॉर्ट टर्म का टारगेट रेंज है। 800 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव, क्योंकि जो क्लस्टर था वो सब 800 के नीचे बनता है। तो टेक्निकली अगर लॉन्ग साइड की पोजीशन है तो 790 ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा
850 से 870 ये पोजिशनल टारगेट होगा इंडसइंड बैंक का। और कल याद रखिएगा, उल्लेख मैं कर भी दूं यहाँ पर, कल इसको बिग स्टॉक्स की श्रेणी में रखा भी गया था। अनुज कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आई मीन उस व्यू के ऑलमोस्ट पैरेलली इसने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। और बड़ी बात ये अनुज, मैं तो जो चीज़ को तवज्जो दे रहा हूँ वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपका व्यू क्या है इस वक्त इस प्राइस पे? देखिए वीरू, 2 दिन में ये स्टॉक 5% भाग चुका है। और एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, मैंने खैर कल के तो हमारा व्यू वो वोडाफोन आइडिया को लेके प्रेडिकेटेड था। जब इसके नंबर आए थे पिछले हफ्ते तब भी मैंने शॉर्ट करने से रोका था। मैंने कहा था कि प्लीज़ इसको शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि ये जो ख़राब नंबर हैं ये एक रीज़न से हैं। मैनेजमेंट चेंज के बाद हमेशा एक किचन सिंकिंग क्वार्टर आता है। और एक चीज़ जो बार बार इस चैनल पर डिस्कस हुई थी कि जो इंडसइंड बैंक का एक अनफेयर कंपैरिजन किया गया था येस बैंक के साथ, वो गलत था। क्योंकि इंडसइंड के केस में एक कुछ बिजनेस डिसीजंस थे जो रॉन्ग थे, लेकिन कोई फ्रॉड नहीं था, जो कि जो येस बैंक के केस में हुआ था, जब जहाँ पर साइफनिंग हुई थी। फ़र्क होता है दोनों में। तो इस वजह से इसके लिए उस केस में आरबीआई को बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा था। इंडसइंड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडसइंड के केस में और अब नई मैनेजमेंट आ गई है, राजीव आनंद जी आ गए हैं, एक अच्छे बैंकर हैं, वो काफ़ी रिस्पेक्टेड नाम है। और हो सकता है धीरे धीरे बुक्स अगर साफ़ हों, थोड़ा सा एक जो नेटवर्क पे एक आध टाइम का जो हिट होना था वो सब लेके, और स्टॉक भी अब इसीलिए 800 रुपये पे है ना। वो प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे आज की डेट में इंडसइंड बैंक पीएसयू बैंक्स के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है इसी कारण से। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें वो स्लोली वो थोड़ी सी री रेटिंग जो है वो कंटिन्यू करेगी। हाँ, आगे जाकर अगर नंबर्स इंप्रूव नहीं हुए तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें वो जो पैनिक बॉटम था वो बन चुका है और यहाँ पर अब थोड़ी सी आप बाइंग देख रहे हैं। जी हाँ, पैनिक बॉटम क्रिएट हो चुका है। और देखिए हम निफ्टी पे एक बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छे क्लोज के साथ जा रहे हैं एट 26069 टुवर्ड्स एंड। वो 20-30 पॉइंट की जो गुंजाइश बाकी रह गई थी वो भी हमको मिलते पे अच्छा क्लोज। एक लास्ट पॉसिबिलिटी अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्निकल व्यू और ले लेता हूँ यूनो मिंडा पर। प्रकाश सर, यूनो मिंडा पर आपका टेक रिवर्सल की टेंडेंसी को देखते हुए इसकी? यूनो इंडिया मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव बाय बन सकता है। बेस तो अच्छा बन रहा है, 1216 के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉप लगाना चाहिए 1200 का, नियर टर्म टारगेट 1250। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में लेने लायक है बीटीएसटी के तौर पर भी यूनो मिंडा। गौरांग, यूनो मिंडा पर आपका टेक या फिर ऑटो इंसुलर स्पेस में अभी आप क्या चीज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अब हमें बहुत बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अगस्त सितंबर डोमिनेट किया था ऑटो ने। अभी आप लोग की प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है? तो देखिए, ऑटो अच्छा करेगा वीरेंद्र, तो स्वाभाविक है। ऑटो एंसिलरी भी अच्छा करेगा, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अच्छा करेगी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा करेगी। यूनो मिंडा पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। इसके अलावा समंदर मदरसन है, सीआई ऑटोमोटिव है जहां पर खरीदारी की राय है। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जेके टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और बैटरीज में जो दिग्गज दो नाम है, हमारा राजा मोबिलिटी और एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन सब पर खरीदारी की राय है। आरईसी पीएफसी वापस देखते हैं इंट्राडे में। आज काफ़ी शानदार तेज़ी है इन स्टॉक्स में। और देखिए, अब एक रॉयटर्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए $12 बिलियन का एक बेल आउट पर बात हो रही है। और अगर वो हुआ तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड बेनिफिशियरी 3 स्टॉक्स होंगे, आरईसी, पीएफसी और इरिडा। मानस, आरईसी पीएफसी पर क्या व्यू है? अब फ्रेश मोमेंटम लौट रहा है इन स्टॉक्स में? तो देखिए, आरईसी पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 365 के आसपास। आज स्टॉक ने एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम बेहतर है, तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 379 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको उम्मीद करनी है कि 200 मूविंग एवरेज जो कि 410 रुपए है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। ओके, आरईसी, पीएफसी, पीएसयू सारी की सारी अगर आप देखें आज धमाकेदार पारी खेल के गई और ओएमसीज ने इसको लीड किया। और टुवर्ड्स एंड वो स्टॉक जिसको शायद मैंने सुबह अवॉइड कर दिया था एक कारण के चलते कि जनाब 94-95 का जोन पार नहीं होता है, दैट्स जीएमआर एयरपोर्ट्स। हाँ, पार नहीं हुआ, बट स्टिल आप इससे इस बात की अगर आप देखें तो को कंसिडर करना पड़ेगा कि क्लोज बहुत शानदार है, क्लोज टू एच उस ब्रेकआउट पॉइंट के 94-95 के। आज बहुत दिनों बाद होटल्स में बाइंग नज़र आई मेरे ख्याल से। जरा मैं एक बार इंडियन होटल्स का चार्ट देखता हूँ, जरा इंडियन होटल्स टुवर्ड्स क्लोज जरा लेके आइएगा प्लीज़ जरा।
ये देखिए 749 पे ये डेरिवेटिव का होटल स्टॉक है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा क्लोज यहाँ पर। और इननेस इनोवैक पे जिस पे अभी अनुज और मैंने खुल के चर्चा करी, बहुत शानदार क्लोज देता हुआ और सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज लगातार दूसरे दिन ये अपने 100 EMA के ऊपर क्लोज हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्निकली बहुत अच्छी एडवांटेज मिल रही है इसको आज। और निफ्टी बैंक 58,401, यानी आप ये मान के चलिए कि निफ्टी बैंक का ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। और BHEL जो मानस ने रिकमेंड किया था, एक बार वो भी लेके आइए। BHEL 246 पे, BHEL इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे, इस रेंज यानी 6 अगस्त के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी कमिंस, BHEL, ABB, सिमंस। आज LNT का दिन नहीं था, LNT आज बैकफुट पे है, नंबर से पहले थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप देखें तो पोजिशनिंग ट्रिम हुई हायर लेवल से, बट ओवरऑल कैपिटल गुड्स बहुत शानदार थे। बाकी दिन आज का टॉप गेनर अदानी ग्रीन्स, शानदार मूव, और वरुण बेवरेजेस नंबर्स और वो करार जो था वो इनको इस रेंज में लाके खड़ा कर दिया। 200 EMA पे आज क्लोज आ रहा है वरुण बेवरेजेस का। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और चलिए कुछ देर में क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, 2 मिनट बाकी है मार्केट क्लोजिंग में, लेकिन क्लोज बहुत शानदार है। एक्चुअली हम एकदम ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं निफ्टी पर। और एक बार बैंक निफ्टी का भी इंटरडे चार्ट लेकर आइएगा। पूरे दिन बैंक निफ्टी सुस्त रहा, लेकिन आखिरी में जाते जाते जैसा वीरू ने मेंशन किया, ICICI बैंक में थोड़ा सा एक मूव आया, उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डे हाई करीब बंद हुआ। लेकिन आज की असली हाईलाइट रही मिड कैप और स्मॉल कैप और एडवांस डिक्लाइन। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा पॉजिटिव एडवांस डिक्लाइन 2:1, इसके साथ हम बंद हो रहे हैं। 1900 से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर और 1000 से कम गिरने वाले शेयर। ये देखिए गैप जो है ये पूरे दिन बना रहा और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्लोज हुआ। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट की क्लोज को। 26,070 पर निफ्टी क्लोज होता हुआ, बैंक निफ्टी करीब 58,400 पर बंद। निफ्टी IT में भी शानदार तेज़ी है 3/4% की। मिड कैप इंडेक्स ये करीब 3/4% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये 0.5% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन जैसा हमने मेंशन किया ऑलमोस्ट 2:1 का, तो अच्छा रहा एडवांसेस के फेवर में। अब आते हैं सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर ऑयल एंड गैस, एनर्जी और मेटल्स, तो बेसिकली ग्लोबल कमोडिटी से जुड़े स्टॉक्स, इन्होंने सबसे शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई आज। कैपिटल गुड्स चला 1%, FMCG चला करीब 1% और रियल्टी में भी हल्की सी आपको रैली दिखाई दी। लूजर्स में सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट इंडेक्स दिखाई देगा आपको, हालांकि सुबह से के मुकाबले रिकवरी हुई यहाँ पर। ऑटोज़ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी और डिफेंस में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने को मिली। अब आते हैं आज के टॉप निफ्टी गेनर्स पर। सबसे ऊपर NTPC था। आज इन तक पूरा का पूरा पावर पैक जो है वो वाकई में पावर पैक था। 3% NTPC, पावर ग्रिड में करीब 0.3% की रैली थी। अदानी पोर्ट्स, ONGC, अदानी एंटरप्राइजेस और HCL टेक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। अब आते हैं निफ्टी लूजर्स पर। सबसे ऊपर डॉक्टर रेड्डीज 2.5% नीचे, उसके अलावा कोल इंडिया ये भी करीब 2-2.5% नीचे था। BEL में गिरावट आई। इटर्नल में 2-3 दिन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति ये और 2 स्टॉक्स थे जहां पर आज थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। अगर आप 1-2 और स्टॉक देखना चाहें तो अदानी ग्रीन आज का टॉप F&O गेनर रहा करीब 11% ऊपर, और HDFC AMC टॉप लूज़र रहा करीब 5-5.5% आज की ट्रेड में नीचे ये स्टॉक। फिर जी हाँ, तो गुजरे ज़माने की याद फिर आई अनुज, और वो सितंबर का महीना 2024 का फिर याद आया। 26,000 के ऊपर क्लोज हमारे को निफ्टी में मिलता हुआ, और निफ्टी बैंक शिखर पर, ऑल टाइम हाई पर। और आज मेटल्स, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और वरुण बेवरेजेस का जलवा था। खैर, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे इस पैनल की, अनुज की, मेरी, आशीष से मुलाकात फिर होगी सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।